हेलो एंड नमस्ते और आपका स्वागत है एड मैत्रेय में। और यहाँ पे ये अपन जो मैपिंग कर रहे हैं उसका ये दूसरा और अंतिम पार्ट रहेगा। इसमें हम एशिया, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है। एशिया की मैं जितनी बात करूँ उतनी ही बात कम है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एशिया एक तो आपको पता होगा कि देखने में ही कितना बड़ा लग रहा है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है। ठीक है। तो ये देखो, इसकी आप बाउंड्री देखो, ये अफ्रीका के जस्ट बाजू से शुरू होता है। ठीक है। और फिर ये यहाँ से पूरा, एक तो ये अरेबिया वाला हिस्सा आ जाएगा जहाँ पे अपन इसको गल्फ कंट्रीज बोलते हैं। यहाँ से ये ईरान से पाकिस्तान, फिर अपना इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये पूरा इंडोनेशिया, फिलीपींस है ना, ये वाला पूरा हिस्सा आ जाएगा। एक मिनट। ठीक है। यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चाइना और फिर कोरिया, जापान और यहाँ पे रशिया, ये पूरा रशिया, ये ऊपर तक जो जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो ऊपर तक जा रहा है वहां से वापस यहाँ तक। ठीक है। ये पूरा एशिया आता है। देखने में समझ में आ रहा है कि ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, ये अगर आप देखोगे तो नीचे है इसमें अपना हिंद सागर, इस साइड पे अपना प्रशांत सागर। ठीक है। और इस साइड में ये यूरोप से अलग होता है। कौन सी माउंटेन से या कौन सी पर्वत श्रृंखला से, जिसका नाम क्या है, वो है यूराल माउंटेन्स। ठीक है। कौन सी माउंटेन्स है? यूराल की पर्वत। ठीक है। तो इनसे ये यूरोप से अलग होता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि रशिया, मतलब साइज वाइज अगर मैं पूछूं, एरिया वाइज अगर मैं पूछूं, तो सबसे बड़ी कंट्री आपको कौन सी दिख रही है? तो आप वो देखने में समझ में आ रहा है कि रशिया सबसे बड़ी कंट्री है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? चाइना। ठीक है। अगर मैं आपसे पॉपुलेशन वाइज बात करूं तो अपन को ये पता ही है कि अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? भारत। भारत ने रशिया और चाइना, मतलब चाइना को पीछे छोड़ा, रशिया को नहीं, भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी 1.25 करोड़, 125 करोड़ नहीं बोल सकते, हम 140 करोड़ के आसपास हो गए हैं। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? ऑब्वियसली चाइना। और तीसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो आता है इंडोनेशिया। एक बार देख लेते हैं। हाँ, नीचे लिखा हुआ है, देखो, सबसे बड़ी कंट्री तो रशिया है, फिर चाइना है, वो देखने में समझ में आ रहा था। वैसे ही सबसे पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या वाइज अगर सबसे बड़ी कोई कंट्री है तो वो है भारत, फिर है चीन और फिर है इंडोनेशिया। और चौथे नंबर पे आता है आपका पाकिस्तान। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी जो देशांतर रेखाएं हैं, तो आप करीबन देखोगे, देखो यूके कहीं यहाँ पे बहुत दूर आ रहा था, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये टर्की आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग आप कहाँ तक पहुँचोगे? 20, 30, 40 के आसपास पहुँच जाओगे। और ये तो पूरा आप आखिर तक पहुँच गए, तो करीबन आप देखोगे 170 डिग्री के आसपास पहुँच जाओगे। ठीक है। तो ये यूके से किस साइड पे आएगा? जहाँ से अपनी जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड की लाइन निकलती है उसके ये ईस्ट साइड में है। ठीक है। इसका जो देशांतर आपको दे रखा है, ये आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ दे रखा है। ये एक बार इसको चेक कर लेना, ये मतलब सही नहीं लग रहा है। ठीक है। इसका अगर आप देखोगे, वैसे भी ये कोई पूछता नहीं है, ये वाली इन्फॉर्मेशन देखो कोई काम की नहीं है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन काम आएगी ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये आएगी कि इसमें जो देश हैं वो कैसे कैसे हैं। ठीक है। जो अपन आगे पढ़ेंगे, इसमें जल डमरू मध्य कौन से हैं, इसमें सागर कौन से आते हैं, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट देश जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। इंडिया के बारे में तो हमें पता है कि अब जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें वहीं पढ़ लेते हैं। तो भारत हम बाद में कवर करेंगे, बाकी सारे देश हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है क्या? ओके। अब अगर मैं आपसे इसमें बहुत सारे द्वीपों की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे द्वीप हैं जो इस महाद्वीप के अंदर आते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर आप ये देखोगे तो आपको नहीं लग रहा जैसे ये फिलीपींस है वो एक द्वीप हो जाएगा, इंडोनेशिया अपने आप में एक द्वीप हो जाएगा, जापान अपने आप में एक द्वीप हो जाएगा। ये जो रशिया का ये वाला हिस्सा है, एक मिनट रुको, ये जो रशिया का ये वाला हिस्सा आ रहा है ना, हाँ, जो मैंने अभी रब किया है ये वाला, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सैखिलिन बेसिन। क्या बोलते हैं इसको? सैखिलिन बेसिन। ओएनजीसी, यहाँ पे बेसिकली बहुत सारा तेल मिलता है। तो ओएनजीसी की एक कंपनी है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड करके, जो अपना विदेश में कोई निवेश होता है ना ओएनजीसी का, तो वो संभालती है। तो ये ओएनजीसी विदेश जो है ये सैखिलिन बेसिन में इन्वेस्ट करेगी, ताकि वहां से तेल अपन मतलब निकाल सके और फिर वो इंडिया ला सके, है ना, ताकि अपने जो तेल के दाम है वो अपने को थोड़े सस्ते पड़े। ठीक है। तो वैसे ही आप देख रहे हो कि फिलीपींस वगैरह हो जाएगा। फिर अब जैसे कुरिल आइलैंड्स है ना, अपन आगे भी देखेंगे ये, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कुरिल, देखो जापान जो है ना, इसमें 2 चीजें याद कर लेना। जापान अकेला नहीं है ना, उसमें 4 ऐसे द्वीप हैं। जापान के 2 झगड़े चल रहे हैं, है ना, आपको लगता है कितना शांत देश है, ऐसा नहीं है। जापान का चाइना के साथ जो झगड़ा चल रहा है वो सेंकाकू
द्वीपों को लेके चल रहा है, और जापान का रशिया के साथ जो झगड़ा चल रहा है वो कुरिल के द्वीपों को देके चल रहा है। ठीक है, फिर हम इसके नीचे देखेंगे इसकी मुख्य झील है। फिर अगर मैं क्या बोलते हैं इसको बोलूँ कि सबसे ऊंची पर्वत की चोटियाँ कौन सी है, ऑब्वियसली इंडिया एशिया का पार्ट है तो माउंट एवरेस्ट, उसके बाद K2 इधर आता है ना हमारा POK में, और फिर अपना कंचनजंगा सिक्किम वाला। ठीक है, सबसे बड़ी नदियाँ कौन सी हो जाएंगी, तो इसमें इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा नहीं आएगी, सबसे पहले यांगजे नदी आएगी। ठीक है, यांगजे यानी आपकी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्रा वाली। ठीक है, यांगजे नदी वो वाली हो जाएगी, और फिर उसके नीचे येलो और मेकोंग, मतलब ये ब्रह्मपुत्रा वो वाली नहीं है, यारलुंग सांगपो नहीं है, यांगजे अलग है, उसके ऊपर वाला है। ठीक है, फिर आएगा लैंडलॉक्ड, जो अपनी अपन बोलते हैं ना स्थल रुद्ध देश, मतलब जो कहीं से भी बाहर कोई मतलब महासागर से टच नहीं कर रहे होंगे, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, ये तो आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए, जो 2 गुना स्थलबद्ध है, मतलब वो एक बार में भी आप देखोगे समुद्र को टच नहीं करेंगे, फिर 2 बार क्रॉस करने के बाद, जैसे 2 ही हैं पूरे विश्व में, उज़्बेकिस्तान है और लिंचेनस्टाइन है, एक यूरोप में है और एक एशिया में है। लिंचेनस्टाइन तो यूरोप में है, और जो एशिया वाला है वो है उज़्बेकिस्तान। इसको डबली लैंडलॉक कंट्री या फिर 2 गुना स्थलरुद्ध देश भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या। और याद रखना हमारा हाईएस्ट, अगर मैं बोलूँ सबसे ऊंची चोटी किस पे मिलेगी, माउंट एवरेस्ट पे। सबसे छोटा पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, डेड सी में। ठीक है, इनफैक्ट अभी फेमस भी हो रहा था क्योंकि डेड सी किसके पास आता है, जॉर्डन नदी पे आता है, और ये बेसिकली जॉर्डन के पास ही है, और यहाँ पे लोग फ्लोट कर जाते हैं क्योंकि इसमें इतना खारापन है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेड सी। ये ज़्यादा आपको जैव विविधता देखने को नहीं मिलती क्योंकि वो ऑब्वियसली मर जाएगी इतने खारेपन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने कुछ हिस्से करके आपको कुछ देश बता रखे हैं जो एशिया का हिस्सा है। जैसे ये तो इंडिया और उसके आसपास के देश हो गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। फिर वैसे ही इनको अपन बोलते हैं सेंट्रल एशिया की कंट्री, सेंट्रल एशिया के देश। ठीक है, मध्य एशिया के देश, तो इसमें कौन सी आती हैं, 5 आती हैं आपका, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और यहीं पे आपका वो कैस्पियन का सागर आ गया। फिर एक आ जाएगा रशिया और उसके नीचे की देश, जैसे रशिया, फिर ये जापान, अब मुझे लगता है कभी भूलोगे नहीं, ये जापान, ये नॉर्थ कोरिया, ये दक्षिण कोरिया और ये उत्तरी कोरिया, फिर ये मंगोलिया और ये चाइना। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे याद करना पड़ेगा इसका, और कोई तरीका नहीं है। आप बोलो कि मैम ये तो हम बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं है, ये मैपिंग ऐसी ही याद करी जाती है कि आपको अगर एक टेंटेटिवली अगर आपने एक बार भी मैप देखा है ना लास्ट के दिनों में, तो आपको याद चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे सागर हैं, ये कैसे याद करोगे, तो जैसे बेरिंग सी और चुग्गी सी तो हमने पढ़ रखा है, जो हमने जब अमेरिका पढ़ा था। ठीक है, इसमें से एक और जो है वो कारा सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कारा सी के आसपास ही हमने कोला पेनिनसुला, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऐसा निकला हुआ, ये कैसा है, तीनों साइड से पानी है, तो इसको हम लोग कोला पेनिनसुला बोलते हैं, और यहीं पे हमने इतना बड़ा पृथ्वी में छेद करा था ताकि हम ये जान पाए कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, सबसे दुनिया का सबसे गहरा जो अपन ने खुद से किया है ना जो छेद, वो यहीं पे है कारा सी के आसपास। ठीक है, इसलिए इसको याद करना पड़ता है। अब इधर आ जाओगे तो ये कौन सा सी है, बेसिकली ये तो सी ऑफ ओक्टॉक है। ठीक है, फिर ये वाला जो जापान है, तो इसके आसपास का सी तो जापान का सी हो जाएगा, और इसके नीचे वाला कोरिया के नीचे वाला हो जाएगा येलो सी। फिर चाइना की जो पूरब साइड पे है वो है ईस्ट चाइना सी। ठीक है, और चाइना के जो निचले स्तर पे है वो है दक्षिण चाइना का, दक्षिण चीन का सागर यानी साउथ चाइना सी, जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। इस साउथ चाइना सी में आपने 2-3 नाम सुने होंगे, शोल्सबर्ग, स्पार्टली, पारासेल। तो ये क्या है, ये वो द्वीप है जो चाइना क्लेम करता है हमारे, पर बाकी देश जिनके आसपास ही आ रहे हैं वो मना कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई क्या इतनी बातें। फिर वैसे ही अगर आप देखोगे ये वाला जो हिस्सा है, ये तो लाल सागर था, लाल सागर के इस साइड पे कौन थे, अपनी अफ्रीकन देश, और इस साइड पे कौन से हैं, अपने एशियन देश। तो ये वाला तो हो गया अरब का रीजन, जहाँ पे आपकी गल्फ की कंट्रीज आती हैं। ठीक है, और इसलिए इस जो था इसको पर्शियन की खाड़ी बोलते हैं। अब इधर साइड पे आ जाओ, ये वाला जो है, तो यहाँ पे जैसे इजराइल और गाजा हो गया जिसमें भी युद्ध चल रहा है, यहीं पे लेबनान हो जाएगा, ये सीरिया हो जाएगा, ये इराक हो जाएगा, ये ईरान हो जाएगा, ये कैस्पियन सी हो गया, ये तुर्की हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका ब्लैक सी। ठीक है, काला सागर। समझ में आ रहा है क्या। तो टर्की अगर आप देखोगे तो काले सागर को टच कर रहा है। ठीक है, ओके, तो एक तो ये वाला, और एक ये हो जाएगा आपका पूरब वाला हिस्सा। पूरब वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, जैसे ये म्यांमार था, फिर यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, यहीं पे कौन सी स्टेट आती है म्यांमार में, रखाइन स्टेट। ये वही स्टेट है जहाँ से क्या निकल के आए हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स।
ये बेसिकली इनको बोट पीपल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जो पूरे समय बोट पे निकाल देते हैं, क्योंकि कोई भी देश ने इनको सिटीजन नहीं बनाया है। ठीक है, खुद के देश से निकाले जा चुके हैं और कोई और देश इनको अपनाने को तैयार नहीं है। फिर ये जो है, ये तो मलेशिया है, और मलेशिया का एक हिस्सा यहाँ पे भी है, देख सकते हो, ये छोटा सा देश ब्रूनेई। ये जितने भी आपको आइलैंड जैसे दिख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा, ये सारा है इंडोनेशिया। ठीक है, फिर ये हो जाएगी आपकी फिलीपींस, जो मिंडनाओ, याद आया, वो याद करना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, और नीचे की तरफ कंबोडिया। ठीक है, कोई तरीका नहीं है, ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है क्या? ओके। अब यहाँ पे ना बहुत सारे समुद्र आते हैं, जैसे हमने साउथ चाइना सी देख लिया था, इस साइड पे ईस्ट चाइना सी देख लिया था। फिर इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, बाली, आपने नाम सुने होंगे। बाली तो बहुत सारे लोग आजकल जाने लग गए हैं, पर एक जावा सी होता है, जावा आपका सागर होता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बस आई थिंक इतना ही झीलों में अगर आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट था, जो हमने यहाँ से देख लिया। फिर आता है, जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, एक लिथियम ट्राइंगल पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे एक कोरल ट्राइंगल आता है। ये कोरल ट्राइंगल वो नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ग्रेट बैरियर रीफ बनाता है ना, ये अलग ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल क्या है, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर आपको बहुत सारे कोरल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कोरल ट्राइंगल कहाँ से आ जाएगा आपका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। फिर ये जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये तो इंडोनेशिया का हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, इसके अलावा सोलोमन आइलैंड्स, टिमोर लेस्टे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे भी आपसे क्या बोल रहे हैं, ये सारे मिलके बनाते हैं कोरल के ट्राइंगल, जहाँ पे बहुत सारा आपको जैव विविधता देखने को मिल जाएगा, कोरल्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये सारा, इनफैक्ट कोरल्स जो होते हैं ना, उनको हम समुद्रों का अमेजोन भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारी जैव विविधता आपको उन एरिया में, उन इलाकों में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हम इसी के अंदर नेक्स्ट देखते हैं, वो है एशिया के सबसे महत्वपूर्ण सागर। तो सागर में दो तो हमने देखे थे, एक था कैस्पियन और एक था काला सागर। कैस्पियन सागर के अगर आपको याद नहीं आए कि कौन से देश हैं, तो देखो, ये है कजाकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इधर साइड पे आएगा ये रहा आपका ईरान। ठीक है, इनफैक्ट ये जो अपन ने वो पढ़ते हैं ना, रामसर साइड, तो ये रामसर क्या है, ईरान में ही एक सिटी आती है यहाँ पे। ठीक है, कैस्पियन सी की बाउंड्री पे। फिर अगर आप देखोगे ऊपर की साइड पे जाओगे तो ऊपर थोड़ा सा रशिया भी आता है, और इधर साइड पे अगर आप जाओगे, ये रहा, तो यहाँ पे अजरबैजान आता है, और जो उसकी बाकू कैपिटल है वो वाली। ठीक है, तो बकलावा की नाम सुना है, नहीं सुना, ठीक है, छोड़ो। फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो इसको नाम करने का तरीका बता देती हूँ। इसका ये नहीं है, इसका नाम है बर्गर टी, चाय के साथ बर्गर चाहिए। ठीक है, तो काले सागर के आगे क्या हो जाएगा, बर्गर टी। तो टी का मतलब टर्की, बी का मतलब बुल्गारिया, यू का मतलब यूक्रेन, आर का मतलब रशिया, जी का मतलब जॉर्जिया, और आर का मतलब रोमानिया। बर्गर टी। तो ये तो वो देश हैं जो काले सागर के आसपास हैं, और कुछ देश जो कैस्पियन के आसपास है वो 5 हैं। ठीक है, अपन ने देख ही लिया, ऊपर से शुरू करो, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, फिर आपका यहाँ पे जॉर्जिया, और यहाँ सॉरी अजरबैजान, और फिर रशिया। ठीक है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। फिर जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी में अगर आप देखोगे, यहाँ पे तो ईस्ट चाइना सी हो गया, ये आपका साउथ चाइना सी हो गया। और इस साउथ चाइना सी में यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये, कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, कौन कौन से देश हैं जो साउथ चाइना सी को टच करते हैं। चाइना बोलता है कि इस साउथ चाइना सी में मैं क्या बना दूंगा, 9 डैश लाइन बना दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा मेरा हो जाएगा, पर सही नहीं है ना ये। ठीक है, तो वो थोड़ा सा याद रखेंगे। और एक जो हिस्सा आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे अभी युद्ध चल रहे हैं, वो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, जैसे ये तो स्विस कैनाल था, यहाँ पे छोटा सा एक नहर बना दिया ताकि मेडिटेरेनियन से डायरेक्ट ये गल्फ ऑफ स्विस यानी रेड सी में चला जाए। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना, इसका नाम होता है सिनाई का प्रायद्वीप यानी सिनाई पेनिनसुला। ये इजिप्ट का ही हिस्सा है। इसराइल और इजिप्ट की जब लड़ाई हुई थी 1967 में, तो इसराइल ने वापस इसको इसराइल ने छोड़ दिया था और इजिप्ट ने इसको ले लिया था, सिनाई पेनिनसुला को। ठीक है, ये इसराइल वही है जिसकी अभी लड़ाई चल रही है गाजा पट्टी के साथ। गाजा पट्टी आपकी ये वाली है, और ये जो है ना आपका ये हिस्सा, ये बेसिकली आपका पैलेस्टीन माना जाता है। ठीक है, गाजा पट्टी के साथ। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो ये अपने लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट उस पर्सपेक्टिव से हो जाता है। ओके, सॉरी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ कुछ सी या कुछ कुछ झील या कुछ कुछ सागरों के नाम याद करेंगे, और देखेंगे कि वो कौन से महासागर का हिस्सा है। ठीक है, और वो किधर जनरली लाए करता है।
तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सी आते हैं, कुछ झीलें आती हैं, कुछ लेक्स आते हैं, उनके बारे में देखेंगे वो कहाँ पे हैं और कौन से महासागर का हिस्सा है। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इनको अगर आप गलत करके आते हो ना तो आप लिटरली फ्री के नंबर छोड़ के आ रहे हो, ठीक है। तो अपने को फ्री के नंबर नहीं छोड़ने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, जब भी ऐसे अजीब से नाम दिखे, कौन से वाले, जैसे कारासी हो गया, एक मिनट, हाँ जैसे ये कारासी हो गया, लाप्टेव हो गया, है ना, या साइबेरियन हो गया, तो हमें पता है कि साइबेरिया तो कहाँ पे आता है, रूस में यानी रशिया में, ठीक है। तो ये तीनों भी झीलें या समुंदर या सागर कहाँ पे आते हैं, आर्कटिक ओशन में। बेसिकली ऐसे देखना है इसको कि ये आपका रूस है या रशिया है, और इसके ये जो ऊपर है, अपन ने यहाँ पे देखे थे ना पहले की साइड पे, एक मिनट, अपन ने ऊपर देखे हैं ये, हाँ ये देखो रशिया यहाँ पे देखा था, फिर मैंने बताया था यहाँ पे ऐसे 2-3 समुंदर आते हैं जिसमें कारा, लाप्टेव और साइबेरियन, तो ये सारे ऊपरी हिस्से की तरफ आते हैं रशिया के, ठीक है। तो पहला ये है। दूसरा अगर हम देखेंगे बेरिंग और चुग्गी, तो ये हमें पता ही था, ऊपर वाला चुग्गी, नीचे वाला बेरिंग। तो बेरिंग वाला प्रशांत महासागर में आएगा और चुग्गी वाला कहाँ पे आ जाएगा, अपना आर्कटिक महासागर में, ठीक है। फिर ओक्थोक वाला कहाँ पे था, मैंने बोला था ये अजीब सा नाम है, जापान, है ना। तो जापान कौन से समुद्र में आएगा प्रशांत महासागर। ऐसी ही चीजें याद करनी है आपको, ठीक है। आपको एग्जैक्ट लोकेशन से मतलब नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। अब जापान का समुद्र तो इजी सी बात है, वहीं पे आएगा। वे चाइना हमने देखा था बहुत बड़ा है, नीचे वाला दक्षिण चाइना का सी, है ना। इधर वाला क्या था, पूर्व चीन का समुद्र, और फिर इधर कौन सा था जहाँ पे कोरिया और ये सारे थे, वो था येलो, ठीक है, येलो सी, समझ में आ गया। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पे आ जाएंगे, प्रशांत महासागर, है ना। इजी, बहुत इजी है, ठीक है। अब आ जाओ इंडोनेशिया के आसपास, ठीक है। तो ये जो इंडोनेशिया के आसपास है, यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको द्वीप देखने को मिलते हैं, जैसे सुलावेसी का हो जाएगा, सुंडा हो जाएगा, है ना। तो वहाँ के आसपास आपको सुलू सी, सेलेबस सी, ये सारे देखने को मिल जाएंगे। फिर ये जावा सी, तो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, ये सब पढ़ते हो ना, इंडोनेशिया का हिस्सा होता है ये। तो ये सारे कहाँ पे हैं, प्रशांत महासागर, ठीक है। टिमोर सी यहीं पे आता है, आपने एक देश का नाम सुना होगा, ईस्ट टिमोर, तो अब अपने आप समझ जाओ कहाँ पे है, प्रशांत महासागर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तो हमारे वाले हैं। अरब सागर और ये दोनों किस चीज का हिस्सा है, इंडियन ओशन का, ठीक है, हिंद महासागर का। लाल समुद्र हमने देखा ही था, ये भी हिंद महासागर में खुलता है, ठीक है। बहुत इजी चीजें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। अब जैसे अगर अपन खाड़ियों की बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। गल्फ ऑफ टोंकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आप ये देखोगे ना तो वियतनाम, एक बार मैं ऊपर दिखा देती हूँ इसको मैप में, यहाँ पे तो देखो ये अपना आ जाएगा इस साइड पे, ये तो चाइना हो गया, ठीक है, थाईलैंड, और ये चाइना, ओके यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये अपने को थाईलैंड वाला हिस्सा लेना पड़ेगा, हाँ ये वाला, ठीक है। थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये पूरा वियतनाम है ये वाला, ठीक है। तो इस वियतनाम के यहाँ पे एक गल्फ बनता है, ये बेसिकली साउथ चाइना सी में है, जिसका नाम है गल्फ ऑफ टोंकिन। ये बना हुआ है, देखो ये वाला जो गल्फ बना हुआ है, ये रहा, ये साउथ चाइना सी का हिस्सा है और इसका नाम है गल्फ ऑफ टोंकिन, टोंकिन की खाड़ी। मैंने बोला था ना, सेलेबस सी, सुलू सी, बांडा सी, टिमोर सी, ये सारे किसके हो जाएंगे, प्रशांत महासागर। इवन जो गल्फ ऑफ टोंकिन है वो भी किधर आ जाएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है क्या। फिर थाईलैंड वाला तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये थाईलैंड के दक्षिण में आएगा, तो इसलिए ये वाला नाम है। गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पे आ जाएगा, ये तीनों, ये चारों जो है ना, इनको कर लो डबल स्टार मार्क, क्योंकि इस रीजन में अभी एक तो युद्ध चल रहा है, ठीक है, और दूसरा ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये कौन सा हिस्सा था, ये इजिप्ट चल रहा है, ये इजिप्ट का ही एक त्रिकोणा हिस्सा है, और ये फिर कहाँ से कनेक्ट होता है, इजराइल से, ठीक है। इजराइल एशिया का हिस्सा होता है और यहाँ तक ये अफ्रीका का हिस्सा है, इजिप्ट अफ्रीका में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन ये स्विस कैनाल पढ़ा था, स्विस कैनाल से अपन बोल रहे थे कि मेडिटेरेनियन से अपन हिंद महासागर को जोड़ रहे हैं। ये वाला लाल समुद्र था, लाल सागर, रेड सी था। अब ये जो छोटा सा हिस्सा देख रहा है ना, ये इजिप्ट और इसके एक टुकड़े के बीच में जो ये समुद्र जैसा जा रहा है, इसका नाम होता है स्विस की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है। ये फिर आगे स्विस कैनाल से कनेक्ट करती है। और इस साइड पे, इस त्रिकोणे के इस साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ अकाबा। अकाबा नाम की एक सिटी है, उसके नाम पे दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, दिख गया। तो एक साइड में ये इजिप्ट का ही हिस्सा है, ये वाला भी और फिर ये वाला पूरा। तो इस इजिप्ट और इस इजिप्ट के बीच में तो गल्फ ऑफ सुएज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकाबा की खाड़ी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से क्या चल रहा है आपका, अरेबिया, है ना, और ये अरेबिया ऐसे चलता है, एक मिनट,
अपन इसको प्रॉपरली देख के समझ के और आज ही क्लास में लर्न करेंगे इसको दोबारा। आप ये रिवीजन क्लास है, इसके बाद और कोई रिवीजन नहीं होगा, ठीक है। अब एग्जाम आ रहा है तो फाइनल रिवीजन समझते हुए वैसी चीजें याद करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये बना दिया अपन ने, फिर यहाँ से अपना क्या चल रहा है, ये अरेबिया चल रहा है, ये ऐसे जाता है आगे तक, ठीक है। और फिर अरेबिया यहाँ से आके ईरान से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है आपका, गल्फ की खाड़ी, पर्शियन गल्फ की खाड़ी। गल्फ की खाड़ी, गल्फ कंट्रीज होती हैं यहाँ पे, तो इसको पर्शियन गल्फ भी कहते हैं। और अपन ने बाबल मंडेप पढ़ाई था। बाबल मंडेप क्या था, बाबल मंडेप कौन सी थी, याद नहीं आ रही क्या, अभी तो पढ़ी थी अपन ने, जल डमरू मध्य पढ़ा था ना, स्ट्रेट, बाबल मंडेप स्ट्रेट, तो वहां पे है, ठीक है। तो अब ये देख लो पर्शियन गल्फ कहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, इसको अपन यहां से भी देख सकते हैं, ये रहा, वेरी गुड। देखो ये तो अपना अफ्रीका चल रहा है क्योंकि ये लाल सागर आ गया, यहाँ से अपनी के आगे ये एशिया कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज बोलते हैं इनको। तो ये अपना पूरा अरेबियन पेनिनसुला हो गया, ठीक है, अरेबियन प्रायद्वीप हो गया। अब इसके एक साइड पे तो लाल सागर है और दूसरे साइड पे क्या है, पर्शियन गल्फ, ठीक है। अब ये कौन सी कंट्री है, ओमान। तो ओमान के सामने क्या आ जाएगा, ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान। और जो यहाँ पे एक जल डमरू मध्य है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी से कनेक्ट करता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। देखो दुनिया में तीन सबसे क्या बोलूं मैं इसको, सबसे इंपॉर्टेंट अपने ये हैं, जल डमरू मध्य हैं या फिर स्ट्रेट्स है, ठीक है। यहाँ पे होना भी चाहिए कहीं, तो आगे आई थिंक आएगा, चलो वहां पे देख लेंगे। अभी के लिए यहाँ पे देखो ये गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ठीक है। यहाँ पे लाल सागर है और ये एडन क्या था, मैंने बताया था ना, ये येमेन में एक शहर है एडन, उसके नाम पे एडन की खाड़ी इसका नाम पड़ा है, ठीक है। जैसे अपनी कच्छ की खाड़ी होती है वैसे ये एडन की खाड़ी है, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, तो ये लो अब आ जाओ नीचे। हाँ, तो गल्फ ऑफ ओमान देख लिया हमने, एडन की खाड़ी देख ली और अकाबा हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है। तो ये चारों चीजें हो गई। अब तो समझ में आ गया ना किस किस का हिस्सा है। अब यहाँ पे अपन कुछ प्रमुख द्वीप और कुछ द्वीपों के समूह देखेंगे। तो यहाँ पे ना जैसे ये सेवर नाया आइलैंड्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइबेरियन आइलैंड्स आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि रूस में है, ये छोड़ दो। कुरिल हमने ऑलरेडी देख लिया है। कुरिल क्या था, डिस्प्यूटेड थे किसके बीच में, रशिया और जापान के बीच में, ठीक है। फिर राइकू आइलैंड्स, ये अपन ने देखे ही थे। बेसिकली रायुकू नाम की ना एक ट्रेंच भी होती है, अपन ज्योग्राफी में एक बहुत पढ़ते हैं कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो ऐसे एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो क्या होता है, उसमें से एक नीचे जाती है भारी वाली और ऊपर रह जाती है वो हल्की वाली। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक ट्रेंच, एक डीप गड्ढा बनता है क्योंकि वो प्लेट अंदर धंस रही है। तो रायुकू नाम की एक ट्रेंच भी है, ठीक है। और कुछ याद नहीं आए तो प्रशांत महासागर में, ओके। फिर स्पार्टली पारासेल और इसमें एक स्कालबरो, लिख लो स्कालबरो, स्पेलिंग कुछ भी हो, स्काल ऐसा कुछ आ जाए, स्पार्टली और पारासेल, ये तीनों कहाँ पे आते हैं, दक्षिण चीन के सागर यानी साउथ चाइना सी में, डिस्प्यूटेड है, इस पे बहुत विवाद हुआ है। फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, ठीक है, इधर से इंडोनेशिया, मलेशिया सब मना कर रहे हैं कि चाइना इस पे अपना हक नहीं जमा सकता, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे ये काफी ज्यादा अभी न्यूज में थे, ओके। फिर यहाँ पे आता है फिलीपींस का द्वीप समूह। तो फिलीपींस अगर आप देखोगे, एक मिनट अपन ऊपर चलते हैं, देखो फिलीपींस दिख रहा है, ये कोई ऐसा एक नहीं है, इसमें बहुत सारे द्वीप है, तो इसलिए इसको फिलीपींस को आर्किपेलागो यानी द्वीपों का समूह कहते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं, द्वीपों का समूह। और याद रखना इसका, इस राइस बोल ऑफ फिलीपींस बेसिकली लुजोन करके एक द्वीप है। फिलीपींस में आपको ना दो चीजें याद रखनी है, एक तो यहाँ पे एक वॉल्केनो है, ठीक है, मिंडनाओ करके, क्या नाम है उसका, मिंडनाओ। तो अगर आपसे कोई ऐसा अजीब सा नाम पूछे मिंडनाओ, तो वो कहाँ पे है, फिलीपींस में, ठीक है। मिंडनाओ याद करना, ये एक आइलैंड भी है, द्वीप भी है और यहाँ पे एक वॉल्केनो भी है, समझ में आ गया। और दूसरी चीज है इसमें एक और द्वीप है जिसका नाम है लुजोन। लुजोन के नाम पे एक जल डमरू मध्य भी है, एक स्ट्रेट भी है, लुजोन स्ट्रेट करके, ठीक है। पर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे होती है मेजर राइस की खेती। जो इंडिया में ग्रीन हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसमें अपने को पता है कि राइस और व्हीट उनके नए नए बीज की वैरायटी आई थी, जिसको आप लोग हाई यील्डिंग वैरायटी बीज या फिर सीड्स कहते हैं। तो राइस तो फिलीपींस से आई थी, ये याद करना है, ठीक है। राइस कहाँ से आई थी, फिलीपींस से आई थी, समझ में आ गया। तो फिलीपींस में कहाँ से आई होगी, लुजोन से, क्योंकि लुजोन क्या है, फिलीपींस की धान का कटोरा, ठीक है क्या।
और यहाँ पे याद रखना एक इगोरा ट्राइब करके रहती है, इगोरो ट्राइब करके रहती है यहाँ पे लुजोन में। एक मिनट इसको दिखाई देती हूँ मैं। ये देखो, ये अपना फिलीपींस है, यहाँ पे फिलीपींस का सागर है, और ये देखो जो फिलीपींस से ताइवान को अलग कर रही है, ठीक है, वो जलडमरू मध्य कौन सी है? लुजोन स्ट्रेट। तो लुजोन स्ट्रेट जो है ये जलडमरू मध्य है, ये प्रशांत महासागर को या फिलीपींस के समुद्र को दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी से अलग करती है। दो कंट्री के नाम भी दे सकते हैं, दो समुद्रों के नाम भी दे सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए, इसलिए लोकेशन पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। सुन भी लोगे ना एग्जाम में पक्का कर आओगे, बस पता होना चाहिए कि नाम सुने हुए, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे जापान के ऊपर। जापान के आपको पता है कि ये भी क्या है? द्वीपों का समूह है। इसमें भी 4 ऐसे द्वीप हैं जिनको साथ में अपन क्या बोलते हैं? जापान कहते हैं, ठीक है। जापान में अपन ने देखा ही था कि जापान में एक तो जापान का खुद का समुंदर है, ठीक है, एक आप देखोगे ओखोत्सुक सी देखा था, एक अपन ने ये जो पूर्वी चीन सागर होता है वो देखा था, और प्रशांत महासागर इन सबको देता है। तो ये देखो जापान में क्या हो रहा है, ये वाला जो द्वीप है उसको बोलते हैं होन्शु। फिर इसके नीचे वाला जो है देखो ये वाला, ये हो जाएगा शिकोकू। फिर ये वाला जो छोटा हिस्सा ये है क्यूशु, और ये वाला जो है ना ये वाला जो है ये तो क्यूशु हो गया, ये वाला शिकोकू हो गया, ये वाला होन्शु हो गया, और ऊपर वाला हो गया होकाइडो। तो ये 4 है, 1 2 3 और 4। इन 4 द्वीपों के समूह से क्या बनता है? अपना जापान। फिर ऊपर की साइड मैंने बोला था ना, यहाँ पे कुरिल आइलैंड्स आते हैं, जो जापान और रूस दोनों मिलकर लड़ रहे हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। वहीं पे आता है आपका ओखोत्सुक का सागर, और नीचे की साइड पे आप देखोगे यहाँ पे वो सेनकाकू का देओयू वाले जो आइलैंड्स आते हैं, रायोकू वाले आइलैंड्स होते हैं। और ये किसके बीच में लड़ाई हो रही है? चाइना और जापान के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कौन सा समुद्र आता है? आपका येलो सी, ठीक है। और इसमें चाइना और जापान के बीच में कौन सा सागर है? जापान का सागर, ठीक है। अब क्योंकि देखो यहाँ पे देखते जाओ मेरे साथ, थोड़ा सा लगेगा आपको कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एक बार ढंग से मैपिंग कर ली ना, तो ये ऐसी चीज़ है जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बस एक बार इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर उसके बाद चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जहाँ पे भी 2 देश हैं और 2 पानी के बॉडीज हैं, तो उनके बीच में क्या आएगा? जलडमरू मध्य। तो क्योंकि ये उत्तरी कोरिया और ये दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है? कोरिया स्ट्रेट। कौन सा जलडमरू मध्य है? कोरिया स्ट्रेट, ठीक है, भूलना नहीं इसको। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे जापान और रशिया का ये वाला जो है, इसके बीच में क्या है? ला पिरोज स्ट्रेट। नहीं याद करे कोई बात नहीं, बट ये इसमें से कोरिया स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चीज़ें मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है मैं वैसे भी बता रही हूँ, जहाँ से पहले क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। और जापान की राजधानी हम सबको पता है कि टोक्यो होती है, ठीक है। और सबसे देखो इसको देख के समझ में आ रहा है कि होन्शु वाला जो द्वीप है वो सबसे बड़ा है, और ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड भी है, ठीक है। होकाइडो वाला दूसरे नंबर पे है, बड़ा है, और ये ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। यहाँ पे एक सुगारू, बेसिकली होन्शु और होकाइडो के बीच में एक जलडमरू मध्य जाता है, उसका नाम क्या है? सुगारू, ठीक है। और याद रखना ये जो माउंट फूजी है, अपने को पता है जब अपन वोल्केनोज पढ़ते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी पढ़ते हैं, तो उससे बनने वाले अपन पर्वत पढ़ते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत जो जापान में है और बहुत फेमस है वो है माउंट फूजी, ठीक है, माउंट फूजी या फूजियामा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जापान में आपको एक कांतो के मैदान मिलते हैं। ये मतलब होता है ना कि नदियाँ जो होती हैं वो लाके डिपॉजिट करती हैं, तो उसके वजह से जो एलुवियल मिट्टी बनती है ये उससे बने हुए मैदान है, कांतो मैदान, ठीक है। स्ट्रेट अपन ने पहले देख ली थी जलडमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रेट अपन ने देख ली थी, चुग्गी सी और बेरिंग सागर के बीच में, एशिया या फिर अमेरिका के बीच में, रूस या फिर अमेरिका के बीच में, ठीक है। ला पेरोस हमने अभी देखी है। इसके अलावा जो टेबल में दिए वो एक बार बस ऊपर से देख लेना आप। कोरिया का स्ट्रेट हमने देख लिया। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चाइना और ताइवान के बीच में विवाद चल रहा था, इसका नाम है ताइवान का जलडमरू मध्य या फिर फोर्मोसा, ठीक है। ये देखो कहाँ पे आएगा, इसमें ताइवान बना नहीं रखा है, नीचे ये रहा, ये दिख रहा है ताइवान। तो ये ताइवान और चाइना के बीच में जो ये वाला है इसको अपन बोलते हैं ताइवान या फिर फोर्मोसा का जलडमरू मध्य, इसको ताइवान या फिर फोर्मोसा का स्ट्रेट बोलते हैं। तो कौन सी 2 देशों के बीच में है? चाइना और ताइवान, ठीक है। लेकिन कौन से 2 सागरों के बीच में आ जाएगा? ये बेसिकली यहाँ पे तो आएगा आपका साउथ चाइना सी, दक्षिण वाला, और यहाँ जाएगा येलो सी या फिर ईस्ट चाइना सी, ठीक है। देख लो, जरूरत पड़ेगी मुझे देखने की? नहीं, सिर्फ मैप देख के समझ में आ गया, ठीक है। लुजोन स्ट्रेट हमने देख ही लिया था।
वैसे एक सुंडा स्ट्रेट है, ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। हाँ ये रहा, ये देखो, ये इंडोनेशिया के ना अलग अलग द्वीप है, इंडोनेशिया भी द्वीपों का समूह है, तो इनके बीच में समझ रहे हो, इनके बीच में अलग अलग जलडमरू मध्य हैं, तो उसमें से जैसे एक सुंडा स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है ये मलक्का स्ट्रेट। इसको 3 स्टार लगा लो। क्या नाम है इसका? मलक्का स्ट्रेट। ये मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे आता है? बेसिकली आप ऐसे समझो, इसको चोक पॉइंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मलक्का का चोक पॉइंट। चोक पॉइंट क्यों है? अगर मैंने ये बंद कर दिया ना तो दुनिया का 50% ट्रेड इफेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखो, बेसिकली जो ये वाला हिस्सा है, ये सिंगापुर के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये है आपका मलक्का का जलडमरू मध्य। तो ये प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। और कौन से 2 देशों के बीच में से निकलता है? ये आपका मलेशिया है और ये आपका इंडोनेशिया है, इनके बीच में से निकल रहा है। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चोक पॉइंट। क्या बोलते हैं? चोक पॉइंट। ठीक है, ओके, तो ये देख लेना। वैसे ही मैंने आपको क्या बोला था शुरू में, अब वो टाइम आ गया बताने का। 3 सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया के जलडमरू मध्य। पहला अपन ने देख लिया, वो है मलक्का। वो किसको कनेक्ट करता है? हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, या बंगाल की खाड़ी को प्रशांत महासागर से, या फिर मलेशिया को इंडोनेशिया से सेपरेट कर रहा है। सिंगापुर या मलेशिया को इंडोनेशिया से सेपरेट कर रहा है। दूसरा है अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये हॉर्मूज नाम आ जाए मतलब अपन ईरान की बात कर रहे हैं। कैसे? ये देखो, जो ओके, तो ये वाला और ये वाला, ये 2 आपको याद होने चाहिए। तो ये वाला है, ये वाला ईरान आ जाएगा, ये आपका ईरान है। तो ईरान में जो ये वाला हिस्सा है ना, बेसिकली अपन अरेबिया बनाते हैं। इस साइड पे तो अफ्रीका आता है और इस साइड पे एशिया आता है, ईरान वगैरह। तो ये वाला जो हिस्सा है, जो यहाँ पे आप देखोगे पर्शिया की जो गल्फ है, उसको अरेबियन सी से कनेक्ट जो करता है अरब सागर से, उसको है बोलते हैं अपन जलडमरू मध्य किसका? हॉर्मूज का। ठीक है, ये भी क्या है? एक चोक पॉइंट है। ये 3 स्ट्रेट्स को अपन 3 चोक पॉइंट कहते हैं कि अगर इनको बंद कर दिया ना तो दुनिया का काफी ज्यादा ट्रेड इंपैक्ट हो जाएगा। तो कौन से 2 देशों के बीच में आएगा? तो इधर साइड पे तो पड़ता है यूएई, आपका दुबई, और इस साइड पे पड़ता है आपका ईरान। ठीक है, तो ये ऐसे है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे दुबई या यूएई है, और बीच में आता है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, और तीसरा वाला अपन ने देखा था जो यहाँ से था, जहाँ पे ये येमेन था और इधर साइड पे अफ्रीका था, वो था अपना बाबल मंडेब। पहले पढ़ा था ना, बाबल मंडेब। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें याद होनी चाहिए। अब इसके अलावा 2 और हैं जलडमरू मध्य जो आपको पता होने चाहिए। एक है बोसोफरस और एक है डार्डानेल्स। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे शब्द पढ़ा रहे हो? मैं बताती हूँ। देखो इसमें है क्या, अपन ऊपर एक मैप पे देखते हैं। 1 मिनट, इसको क्लियर करते हुए चलिए। ये रहा, देखो ये आपका एक तो यहाँ पे कैस्पियन सी था, करेक्ट है। कैस्पियन सी के पास ये 3 कंट्री आती है। एक आती है जॉर्जिया, एक आती है आर्मेनिया, कहाँ गई वो? ठीक है, यहाँ बनाई नहीं रखी है, ये रही। एक तो ये अजरबैजान, एक है ये आर्मेनिया और एक है ये जॉर्जिया। ठीक है, तो अजरबैजान तो कैस्पियन सी में खुलती है और जॉर्जिया जो है वो ये ब्लैक सी में खुलती है। मैंने बोला था ना बर्गर टी, याद आया क्या? बर्गर टी। तो ब्लैक सी में खुलने वाली कौन सी थी? ब्लैक सागर में, काले सागर में खुलने वाली कौन सी देश थे? बर्गर टी। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन से थे? जी से जॉर्जिया था, ठीक है, आर से रशिया था, फिर आर से रोमानिया था, यू से यूक्रेन था, बी से बुल्गारिया था और टी से टर्की था। ठीक है, अब ये देखो, ये जो काला सागर है, ये नीचे टर्की जो है उसका एक मुंह तो खुल रहा है काले सागर में और दूसरा खुल रहा है आपके मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, अब इनके बीच में ना ये देखो, ये दिख रहा है आपको छोटी सी वाटर बॉडी, और फिर वापस यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 जलडमरू मध्य आते हैं। ठीक है, ऊपर इसको ऐसे याद करते हैं बीडी, बीडी जो फूकते हैं ना, बीडी बीडी। तो ऊपर वाला बी हो जाएगा, नीचे वाला डी, अल्फाबेटिकल। ऊपर तो आएगा बोसोफरस और नीचे आएगा डार्डेनेल्स। ठीक है, ऊपर आएगा बोसोफरस और नीचे आएगा डार्डेनेल्स। तो बोसोफरस की जो जलडमरू मध्य है वो किसको कनेक्ट करती है? ये वाला समुद्र का नाम क्या है? मार्मरा। तो अब समझ में आया मैं क्या बता रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि सपोज करो ये तो है ब्लैक काला सागर, ये है आपका मेडिटेरेनियन का सी, इनके बीच में एक आता है ये सी ऑफ मरमरा, मरमरा का सी। तो मरमरा के सी को काले सागर से कौन कनेक्ट करता है? बोसोफरस का जलडमरू मध्य। और मरमरा के सी को मेडिटेरेनियन से कौन कनेक्ट करता है? डार्डेनेल्स का जलडमरू मध्य। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दोनों ही टर्की के आसपास है। समझ में आ गया ना? बहुत इजी है। और अगर वैसे देखें तो ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली ये टर्की को इससे, बुल्गारिया से, एशिया को यूरोप से सेपरेट करते हैं।
ठीक है, कहाँ गया, नीचे आ गया पंचायत काफी, हाँ हाँ ये रहा, देखा, दोनों भी एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, वेरी गुड। अब आ जाओ इसके अंदर, अपन अब देखेंगे एशिया के प्रमुख पर्वत, पर्वत कौन से हैं, एक मिनट। तो जब मैं एशिया के प्रमुख पर्वतों की बात करूंगी तो यहाँ पे हमने जो आपको मैप डाला है, ठीक है, इस मैप के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमने लाइंस बना के दिए हैं। ये मिट क्यों नहीं रहा है पता नहीं, ओके कोई बात नहीं, हम कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा मिट गया, ठीक है। देखो मैं पर्वत श्रृंखला बता रही हूँ आपको, तो ये जो लाइंस बनी हुई ना, ये पर्वत श्रृंखला ही बता रही है। ठीक है, अपने को सबसे अच्छी पर्वत श्रृंखला तो पता है जो इंडिया से होकर निकलती है, वो है हिमालय, पर अपन ने उसके साथ 2-3 और पढ़ी होंगी जब अपन भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसका भूगोल पढ़ते हैं। कैसे, अपन यहाँ पढ़ते हैं पमीर नॉट, फिर यहाँ से सुलेमान और किरतार पढ़ते हैं, यहाँ से हिंदू कुश माउंटेन्स भी पढ़ते हैं, फिर यहाँ से अपन लोग हिमालयास, काराकोरम, है ना, तो ये सारी चीजें। फिर यहीं से अगर अपन देखेंगे ऊपर की तरफ निकलती है टिएन शान, है ना, यहीं से निकलती है कुनलुन माउंटेन्स, ये सब आपने सुनी है। लेकिन जब अपन भारत का भूगोल पढ़ते हैं ना, तब जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि एक ऊपर बना दी नॉट टाइप की, उस नॉट में से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, टिएन शान, कुनलुन, काराकोरम, हिमालयास, सुलेमान, किरतार, हिंदू कुश, ठीक है, हिंदू कुशेरी ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये सारी तो अपने को पता है क्योंकि अपन ने ये सुनी हुई है। लेकिन इसके अलावा कुछ माउंटेन्स जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये है यूराल। ये यूराल माउंटेन्स क्या करती हैं, वैसे अगर आप देखोगे तो यूरोप और एशिया की कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन यूरोप और एशिया को ये यूराल माउंटेन्स अलग करती है। यहाँ पे है, ये यूराल माउंटेन्स अलग करती हैं। वैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, एल्ब्रस माउंटेन्स आती हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे इसमें कॉकेशियस, ठीक है, तो बेसिकली ये जो अपन ने देखा था ना, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉकेशियन रीजन बोलते हैं। तो वहाँ पे वो वाली पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। तो हिमालय के बारे में तो मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की जरूरत है। काराकोरम भी आपको पता है, काराकोरम में आपका K2 आता है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, दुनिया की दूसरे नंबर की हाईएस्ट पीक है ये। कैलाश रेंजेस आपको पता ही है, कैलाश जहाँ पे अपने शिव जी विराजमान है, ठीक है। कुनलुन शान रेंज, ये भी अपने को पता ही है। टिएन शान अपने को पता ही है, ठीक है। अल्ताई माउंटेन्स देख सकते हो, ये बेसिकली टिएन शान अगर ऐसे जा रहा है तो अल्ताई उसके ऊपर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको पता होनी चाहिए वो है अरक्कन योमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर मैं इंडिया बनाऊं, ठीक है, तो इंडिया में इस साइड पे जो म्यांमार से कुछ माउंटेन्स निकलती हैं, फिर पानी में चली जाती हैं, फिर अंडमान और निकोबार में वापस ऊपर उठती हैं, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरक्कन योमा। कौन सी है, अरक्कन योमा, समझ में आ गया, ओके। अब अगर आप देखोगे कौन सी ऐसी पर्वत है जो पामीर के पश्चिम दिशा में है, तो हिंदू कुश अपन ने देखा ही था, एल्ब्रस मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। ईरान में जो है सुलेमान, किरतार, ये सारे वही पाकिस्तान वाली रेंज में चले जाएंगे। खैबर पख्तूनवा पास वगैरह सुना होगा ना आपने, तो ये उसी रेंज में आते हैं, ठीक है। मकरान किसका नाम होता है, ईरान का, तो ईरान के कोस्ट को अपन कई बार मकरान का कोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही आप देखोगे एक टॉरस माउंटेन्स है, ये जो आर्मेनिया में होती है, इसको टॉरस बोलते हैं। तो ये वाला जो मैप है ये ज्यादा अच्छा है, देखो इसमें कुनलुन दिख रहा है, हिमालय दिख रहा है। अब इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि इन पर्वत श्रृंखलाओं को नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ अरेंज करो। तो अब तो आपको समझ में आ गया ना, जैसे अल्ताई तियान शान के ऊपर है, फिर ये कुनलुन के ऊपर है, कुनलुन हिमालय के ऊपर है, तो ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है। वैसे ही एक मिनट, वैसे यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे आ गया आपका पमीर नॉट, तो सब ये ऊपर हो गया, उसके नीचे आपकी हिंदू कुश आ जाएगी और इसके नीचे आएंगे आपकी सुलेमान और किरतार, ठीक है, वो यहाँ पे है नहीं, वो लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाओगे कॉकस माउंटेन्स, मैंने आपको बता दिया ना, जॉर्जिया, आर्मेनिया वगैरह में हो जाएंगी, ठीक है। और ये वाली टॉरस माउंटेन्स इधर की साइड पे आ जाएगी, ठीक है। और अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो अफ्रीका नहीं, अरेबिया में अगर आप देखोगे तो ये आपको मतलब इधर ये वाला जो अपना मतलब अरेबिया तो एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे इसको, ईरान वाला हिस्सा बोलेंगे, पर थोड़ा सा अरेबिया के पास में नजर जो आता है वहां पे आपकी जाग्रोस माउंटेन्स, ठीक है, जाग्रोस पर्वत श्रृंखला है, समझ में आ गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी ना वो मैंने बता दी, और एक बार आप इसको टेबल जरूर देख लेना, ठीक है। फिर आ जाओ अपन अब देखते हैं प्रमुख पठार यानी प्लेट्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट पठार जो अपन सबको पता है, एक तो लद्दाख का पठार, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर हिस्सा है, रॉकी सा है, वहां पे ज्यादा खेती वगैरह नहीं होती है और ठंडा रहता है वो, ठीक है।
फिर आप आ जाओगे तिब्बत का पठार, पता ही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे मानसून का पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर एक होना चाहिए आपको टकलामकान, क्योंकि एक तरीके का रेगिस्तान भी है, ठीक है। ठंडा रेगिस्तान होता है ना, रेगिस्तान दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं गर्म और एक होते हैं ठंडे। गर्म रेगिस्तान जैसे थार, सहारा, ये सारा, ठंडे जैसे टकलामकान, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, चीन, ठीक है। फिर पमीर नॉर्थ से निकला है, पमीर का पठार, तो ये भी अपन देख ही सकते हैं। और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पूरे विश्व की छत, यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आर्मेनिया का पठार आर्मेनिया में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको, जैसे पामीर का नॉट था ना, वैसे आर्मेनिया में इसको आर्मेनिया का नॉट बोलते हैं, इसको गांठ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। ऑल्दो उतनी बड़ी नहीं है जितनी पमीर से निकलती है, पर निकलती तो है, ठीक है। मंगोलिया का पठार, नाम से समझ में आ रहा है मंगोलिया में होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे एक आता है डक्कन पठार, वो जो इंडिया वाला डक्कन प्लेटेव है, ठीक है, वो वाला हो जाएगा। बलूचिस्तान का पठार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बलूचिस्तान में अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पाकिस्तान का एक हिस्सा है और वो अलग से अपना इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, आज़ादी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम अलग से अपनी कंट्री बनाएंगे। अरेबिया का पठार वही है जहाँ पे सऊदी, यूएई, सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। एंटोलियन, ये एनाटोलिया जो नाम है ना, ये पहले यूपीएससी में पूछा गया है, आई थिंक पिछले साल ही पूछा है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लें। टर्की का पुराना नाम एनाटोलिया हुआ करता था, तो इसलिए टर्की में कौन सा पठार मिलेगा, एनाटोलिया पठार, ठीक है। और वहीं पे टॉरस माउंटेन्स भी देखने को मिलती है। फिर एक ये लुइस का पठार है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको चीन में मिलता है, और ये रेगिस्तान, मतलब इसमें इतनी सारी मिट्टी डिपॉजिट हो गई है कि ये रेगिस्तान जैसा दिखने लगा है अब, ठीक है, ओके। और यहाँ से कौन सी नदी बहती है, होंगहो रिवर, कौन सी नदी बहती है, होंगहो, ठीक है। वैसे ही एक मेसोपोटामिया का मैदान पता लगेगा आपको, मेसोपोटामिया वही है जहाँ पे पुरानी सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। सबसे पुरानी विश्व की 4 सभ्यताएं हैं, एक तो अपनी इंडस वाली, ठीक है, जो अपनी इंडस वैली वाली होती है वो वाली है। फिर दूसरी आप देखोगे चाइनीज वाली है, तीसरी अपनी रिवर नाइल पे जो है इजिप्ट वाली है, और चौथी अपनी मेसोपोटामिया वाली है जो इराक ईरान में आती है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी पे, ये वाली यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी पे, ठीक है। और फिर गोबी का रेगिस्तान या मरुस्थल तो हमें सबको पता है, गोबी का डेजर्ट, ये भी चाइना में आता है, चीन में आता है, अंदरूनी अंदर की साइड पे है, इसलिए आप देखोगे बहुत शुष्क रहता है, ड्राई रहता है, ठीक है। अब ये देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि मेजर यहाँ पे नदियाँ कौन सी बहती है और कौन सी नदी किधर गिरती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होता क्या है, हमें ये तो पता लग गया कि भाई गंगा इंडिया में बहती है, लेकिन वो किधर जाके मिलेगी, अरब सागर में मिलेगी, बंगाल की खाड़ी में मिलेगी, किधर। वैसे ही आपसे चलो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब तो हम बता देंगे क्योंकि हम पढ़ते हैं, पर बाकी का क्या, तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ये देखो, अपन ने अभी होंगो रिवर पढ़ी थी एक, उसी को अपन लोग येलो नदी भी बोलते हैं, यही गोबी डेजर्ट से होके भी निकल रही है ऊपर से, और ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो कहाँ जाके मिल रही है, यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही यांगजे नदी है, ये कहाँ पे जाके मिल रही है, इधर प्रशांत महासागर। फिर एक आपको पता है मेकोंग नदी है, वो भी दक्षिण जो सी होता है, साउथ चाइना सी, वहां जाके गिरती है, ठीक है, अल्टीमेटली प्रशांत महासागर। इरावदी करके नदी है जिसके नाम पे एक डॉल्फिन आती है, इरावदी डॉल्फिन, वो कहाँ पे जाके गिरती है, यहाँ पे, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के आसपास, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है या ये कहाँ पे है ये, ठीक है। ब्रह्मपुत्र अपने को पता है, गंगा पता है और इंडस पता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन जो पढ़ेंगे वो है अमूद आर्या, ठीक है, अमूद आर्या। तो ऐसे नाम के ना आपके बहुत सारे नाम मिलेंगे, अमूद आर्या और ये सारी चीजें, तो वो अपन एक बार आगे भी देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि कौन से भू क्षेत्र प्रमुख हैं यहाँ पे। तो ये मंचूरिया के मैदान कहाँ पे देखने को मिलते हैं, चाइना में, चाइना में है आपके मंचूरिया के मैदान, ठीक है। ये अमूर करके एक नदी है जो रशिया में बहती है, वो और उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां मिलके ये बनाती हैं, ठीक है। फिर चाइना के महान मैदान, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइबेरिया आपको पता ही है, तो ये हो गया अपना, ठीक है। लेकिन सऊदी अरेबिया में ना आपको 2 डेजर्ट या मरुस्थल देखने को मिलते हैं, रूबल खाली। रूबल खाली का मतलब क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा रेगिस्तान जहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब होता है एम्प्टी क्वार्टर, ठीक है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है, रूबल खाली। और एक और है अल नफूद, अल नफूद भी क्या है, सऊदी में ही एक डेजर्ट है, ठीक है। अगर आप ईरान में देखोगे मरुस्थल, तो दश्ते लूत और दश्ते कावीर। दश्ते लूत मतलब क्या हो गया, ऐसी जगह जहाँ से सब कुछ लुट गया हो, समझ में आ रहा है, ऐसे याद करेंगे, मैंने भी ऐसे याद किया था, तो आप भी ऐसे याद कर लो, दश्ते लूत और उसके बाद काविर, भाग गए, दश्ते काविर, ठीक है, लूट के भाग गए। तो दोनों आपको मरुस्थल कहाँ मिलेंगे, ईरान में, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने एक मैप डाला है जिसमें विश्व के जितने भी इंपॉर्टेंट आपको रेगिस्तान या डेजर्ट दिखते हैं वो सारे डाले हैं। जैसे देखो यहाँ पे मेरे साथ देखते जाओ, पूरे एक बार में आपको विश्व के सारे डेजर्ट से मरुस्थल याद हो जाएंगे। इंडिया में कौन सा आता है? इंडिया पाकिस्तान में थार का डेजर्ट, ठीक है। अपन ने अभी पढ़ा रूबल खाली और अल नफूत, ये कहाँ पे आते हैं? अरेबिया में, ठीक है। वैसे अरेबिया के ऊपर एक सीरिया नाम का देश आता है, उसमें कौन सा मिलता है? सीरिया का डेजर्ट। वैसे आप देखोगे अफ्रीका में सबसे बड़ा एक तो हो गया सहारा डेजर्ट, और अफ्रीका में अपन ने दो और देखे थे, एक तो नामीब देखा था नामीबिया में, और एक बीच में देखा था कालाहारी, ठीक है। अफ्रीका में दो और छोटे छोटे डेजर्ट्स हैं, मरुस्थल है, एक तो लीबिया जो लीबिया देश में है, और एक नूबियन डेजर्ट, ये जो इजिप्ट का थोड़ा सा इथोपिया इजिप्ट वाला जो हिस्सा होता है वो वाला, ठीक है। अब इधर आ जाओ, गोभी वाला कहाँ पे देखा था अपन ने? चीन में। टकला मकान कहाँ पे देखा? ये चीन में, ठीक है। इसके अलावा एक काराकुम है और एक किजलकुम है। ये जो अपन ने सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की जो कंट्रीज देखी थी ना, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्री बोलते हैं इनको, 5 मध्य एशियाई कंट्री, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से 2 रेगिस्तान है? एक तो काराकुम और एक किजलकुम, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने एशिया और अफ्रीका पूरा कर लिया। अब नॉर्थ अमेरिका में अपन ने, मैंने आपको 2 याद करने को बोला था, एक तो सोनोरन और एक मोहावे, एक सोनोरन और एक मोहावे, ठीक है। और ये चिहुआहुन मैंने कहाँ पढ़ाया था? मैक्सिको में। जब मैक्सिको पढ़ रहे थे मैंने बोला था कि चिहुआहुन याद कर लेना, वो कहाँ पे है? मैक्सिको में। फिर जब अपन ने दक्षिण अमेरिका किया था तो वहां पे पढ़ा था एक तो पतगोनिया जो इस साइड पे था, और इस साइड में सबसे दुनिया का शुष्क वाला जो रेगिस्तान था वो कौन सा था? अटकामा, ठीक है। अटकामा, ये एंडीज के पीछे बने हैं, ठीक है। अब इस साइड पे आ जाओ, अपना बस एक बचा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ये जो ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है, इसमें आप देखोगे ये 3-4 डेजर्ट है। क्या नाम है उसका? ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया और सिम्पसन। ये 4 मेरे साथ याद करो, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्पसन। सैंडी, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्पसन, ऐसे याद करना है। ये चारों अगर नाम पढ़ेंगे तो कहाँ पे आएंगे? ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये देख लो, दश्ते लूत और दश्ते कावीर कहाँ पे थे? ईरान में, ठीक है। दश्ते लूत और दश्ते कावीर, ठीक है। काराकुम, किजलकुम कहाँ पे थे? मध्य एशियाई में, ठीक है। तो ये अपने सारे डेजर्ट अब हो गए, ओके। अब आ जाओ एशिया की कुछ प्रमुख झीलें। तो बाइकाल तो अपन ने तब भी देखा था, मैंने बोला था रशिया में है, सबसे गहरा पानी, सबसे ज्यादा गहरी अगर कोई फ्रेश वाटर है ना, मीठे पानी की झील है तो वो बाइकाल ही है। और अगर अपन वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो दुनिया का सबसे ज्यादा झील जिसमें पानी है वो बाइकाल ही है, ठीक है। ये रूस के आसपास, रूस में आता है। फिर एक लेक बलकाश है। ये बलकाश कहाँ पे है? देखो कजाकिस्तान में ना 2 है। अगर मैं ऐसा कजाकिस्तान बनाऊं और ये यहाँ से उज्बेकिस्तान बनाऊं तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आता है अराल सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले इतना बड़ा हुआ करता था, अभी सूख सूख के क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें पानी पूरा एवेपोरेट हो गया है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, ताप बढ़ेगा तो पानी ज्यादा भाप बनेगा, और इस वजह से आप देखोगे कि अरल सी का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और अरल सी किसके बीच में आ जाएगा? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 1 मिनट नीचे देखते हैं मैप डाला है क्या। मैप तो है पर ये नदियों का है, बट कोई बात नहीं, 1 मिनट। नहीं, इसमें नहीं है, ऊपर होगा, 1 मिनट। जो शुरू में अपन ने पढ़े थे ना एशिया के अलग अलग हिस्से, उसमें होगा ये। हाँ, यहां से देखो ये तो था कैस्पियन का सागर, ठीक है। इसके थोड़ा आगे जाएंगे, इधर साइड पे ब्लैक सागर आता है, ठीक है। कजाकिस्तान के बीच में और एक कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री में, ये तो है एराल सी और ये है बलकाश, ठीक है। अब याद हो जाएगा ना। तो कजाकिस्तान के अंदर है बलकाश और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री पे है एराल, ठीक है। 1 मिनट, अपन काफी नीचे आ गए हैं, ठीक है। फिर एक आपका ये वाला आ जाएगा डेड सी। तो डेड सी मैंने आपको बताया था जॉर्डन के पास में, जॉर्डन नदी के ऊपर है, बेसिकली है ना। जॉर्डन नदी के ऊपर 2 है, ऐसे सपोज करो कि ये जॉर्डन नदी बह रही है, ये बेसिकली आपका था, ये तो था इजिप्ट। फिर इजिप्ट का एक टुकड़ा था जिसको अपन बोलते हैं सिनाई का प्रायद्वीप, सिनाई पेनिनसुला। यहाँ से फिर था आपका इजराइल, ठीक है। ये इजराइल चल रहा है और इजराइल के बाजू में एक कंट्री जिसका नाम है जॉर्डन।
इस जॉर्डन में ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम है जॉर्डन की नदी। इस जॉर्डन की नदी पे ऊपर की साइड पे तो बनता है एक गलीली का सी या गलीली का सागर, जिसको सी ऑफ गैलीली बोलते हैं, जो मीठे पानी की झील है। और इसके जस्ट नीचे एक खारे पानी की झील या समुद्र बनता है जिसका नाम है डेड सी या मृत सागर। ठीक है, ये मृत सागर वही है जिसकी लोग फोटो डालते हैं और लिखते हैं कि कैसे हमारी बॉडी फ्लोट कर रही है, क्योंकि उसमें इतना सॉल्ट का कंटेंट है कि आप फ्लोट कर जाते हो। ठीक है आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता, आप इसमें डूबते नहीं हो। ओके, तो ये एशिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे निचला हिस्सा है ये। ठीक है, और सिर्फ इवेपोरेशन होता रहता है इसके अंदर। समझ में आ गया क्या? ओके, फिर एक है ना यहाँ पे टोबा लेक है, ये इंडोनेशिया में। जब भी ये टोबा टाइप का नाम सुनोगे तो याद करना ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, और ये टोबा लेक क्या है? बेसिकली ये एक क्रेटर है। क्रेटर क्या होते हैं? मतलब एक वॉल्केनो निकला, उस वॉल्केनो में जो ये ऊपर का हिस्सा था ये इसी के ऊपर टूट के गिर गया। उस वजह से क्या हो गया? एक गड्ढा हुआ, मतलब पर्वत के ऊपर एक ऐसा बन के गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में पानी भर गया और उस पानी का नाम क्या है? अमर ने क्या रख दिया? उस झील का नाम टोबा लेक। तो ऐसे टाइप के लेक्स को या झीलों को क्या बोलते हैं? क्रेटर या कैल्डेरा। क्या बोलते हैं? क्रेटर या फिर कैल्डेरा। ठीक है, और कैस्पियन सी हमने पहले ही देखा था, दुनिया का सबसे बड़ा झील कहलाता है ये, और इस सुपीरियर से भी 5 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और कैस्पियन सी अपन ने देखा था, यहाँ पे एशिया था और इस साइड पे आपका जैसे अजरबैजान आ रहा था, नीचे ईरान था। ठीक है, यहाँ पे कजाकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था, रशिया था। तो इसका मतलब है ये बेसिकली एशिया के अंदर है, और एक तरफ से कहें तो एशिया और यूरोप की बाउंड्री के आसपास ये पहुंचता जा रहा है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे आएंगे, जो यहाँ पे प्रमुख नदियां है, जो मैं ऊपर बोल रही थी ना, अपन आगे जाके पढ़ेंगे क्योंकि ये मैप अपन ने बनाया हुआ है। तो अपन अब यहाँ से पढ़ेंगे कि एशिया की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। देखो, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है, एशिया सबसे इंपॉर्टेंट भी है। एक, क्योंकि उसमें बहुत सारे देश आते हैं, और दूसरा उसमें इंडिया भी है, तो हमें ज्यादा एग्जाम के नजर से भी पढ़ना होता है। और एशिया में भी बहुत कुछ चल भी रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल गाजा का युद्ध चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इराक में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सीरिया भी ढंग से भी है नहीं, नेपाल में कुछ कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में कुछ कुछ हो रहा है। ठीक है, म्यांमार ऑलरेडी परेशान है, इधर थाईलैंड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इंडोनेशिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, फिलीपींस में भी कुछ कुछ चल रहा है। तो आप ये देखोगे ओवरऑल ही एशिया में अभी इस वक्त थोड़ी इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए एशिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं एशिया की कुछ प्रमुख नदियों की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे ये देखो, अपन ने एक तो येलो नदी देखी थी। ठीक है, यहाँ पे जा रही है। एक अपन ने यांगजे नदी देखी थी, एक अपन ने इरावदी देख ही ली थी, फिर ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस मैंने आपको बोला था आप कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कौन सी नदी में क्या क्या दिक्कत आ रही है। देखो, इतना डीप में कभी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाके गिरती है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट कुछ कवर करा रही हूँ, बाकी आप एक बार खुद से करेंगे। जैसे अमूर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये बेसिकली रूस और चाइना की बाउंड्री बनाती है। ठीक है, अमूर रिवर। ठीक है, ये वही अमूर रिवर है जहाँ पे मतलब ये जिसके आसपास के एरिया को अपन फर्टाइल एरिया बोलते हैं, वहाँ पे खेती होती है अच्छी खासी। ठीक है, हुआंगो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। हुआंगो जो है बेसिकली उसको चाइना का सौरो, जैसे अपने यहाँ पे दामोदर को बंगाल का सौरो कहते हैं। ठीक है, कोसी को बिहार का सौरो कहते हैं, मतलब बिहार का शोक कहते हैं। वैसे चाइना का शोक क्या है? हुआंगो रिवर। ठीक है, बहुत सारे फ्लड्स वगैरह आते हैं इसकी वजह से, बार बार अपना रास्ता चेंज करती रहती है इसलिए। ठीक है, फिर आप देखोगे मेकोंग नदी। ये मेकोंग नदी वही है जो बेसिकली इंडिया से निकलती है, इंडिया के बाजू वहां से निकलती है, म्यांमार से निकलती है। ठीक है, ये तिब्बत से निकलती है और फिर दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में जाके गिरती है। ठीक है, और ये कौन से देशों से होकर गुजरती है? ऊपर से आया चाइना, फिर आएगा म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया, 6 देशों से होके निकलती है। ये पूछा जा चुका है पहले। तो मेकोंग नदी कौन से देशों से होके निकलती है? 6 देशों से। ठीक है, चाइना से शुरू करो, नीचे म्यांमार, फिर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और नीचे कंबोडिया। ठीक है, और फिर वहां पे जाके साउथ चाइना सी में, वियतनाम में ये मिल जाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे इरावदी। इरावदी जो है वो म्यांमार से निकलती है, और फिर ये यहाँ से आप देखोगे कहाँ जाके मिलती है? ये बेसिकली बंगाल की खाड़ी, मैंने आपको बताया था ना, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल रही है। ठीक है, और याद रखना इसको अपन लोग म्यांमार का धान कटोरा कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा पानी आता है, इस वजह से आसपास चावल की खेती होती है। ब्रह्मपुत्र तो मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत है, उसको सांगपो कहते हैं।
ये ऊपर तिब्बत से आती है और फिर नीचे डेल्टा बनाती है बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। वैसे गंगा के बारे में भी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा भागीरथी, और फिर उसके बाद ये कहाँ जाके ब्रह्मपुत्र से जाके मिलती है, डेल्टा बनाती है बांग्लादेश में, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इंडस यानी सिंधु रिवर, ये भी हमें पता है, मानसरोवर लेक से निकलती है और अरब सागर में जाके मिलती है, पाकिस्तान से निकलती है। ये वही इंडस रिवर है जिसपे सिंधु समझौता हुआ है, सिंधु पानी का समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी हुई हुई है। ठीक है, फिर अपना टर्की में कौन सा है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, जिसपे मेसोपोटामिया का पूरा सिविलाइजेशन था, सभ्यता चालू हुई थी। ठीक है, और फिर एक आ जाएगी, देखो एक तो अमूर नदी थी, वो अलग है। ठीक है, वो तो रूस और चाइना के बीच में है। एक है ये अमू दरिया और सीर दरिया, ये बेसिकली कहाँ पे है, ये जो अपन ने सेंट्रल एशिया में 5 देश पढ़े थे ना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये उन वहाँ पे पानी देती है। ठीक है, अरल सी पड़ा था ना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, वहाँ पे। ठीक है, उसमें जाके गिरती है। ठीक है, अब ये देखो, मैं बोल रही थी ना कि एशिया में कुछ कुछ चल ही रहा है तब से, तो अब क्या क्या चल रहा है देखो, एक तो सऊदी अरेबिया में पहली बार आप देखोगे, फर्स्ट टाइम इतने गर्म इलाके में क्या देखने को मिला, स्नोफॉल, रेगिस्तान में बर्फबारी देखने को मिली है ये। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है। और सऊदी अरेबिया, याद रखना, इसमें एक अल जवाफ रीजन आता है जो बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है, रियाद है ना, और यहीं पे आता है मक्का, ये रहा, और ये आता है मदीना। तो मक्का से मदीना इनकी क्या होती है, हज की यात्रा। ठीक है, फिर एक रसिया में या रूस में, अगर आप देखोगे रूस में या रशिया में दागिस्तान रीजन है, ये दागिस्तान, अरे ये तो उन्होंने गलत मैप लगा दिया है, कोई नहीं, इसको छोड़ दो। एक बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये मैप तो छोड़ दो, ये तो गलत है। ये होता क्या है, जैसे ऊपर अगर आप जाओगे ना, तो ये अजरबैजान था, ये कैस्पियन सी था, और यहाँ पे जॉर्जिया था, और यहाँ पे ब्लैक सी था। तो ये जॉर्जिया और अजरबैजान के बॉर्डर पे एक दागिस्तान नाम का रीजन आता है। ठीक है, यहाँ पे इसको ना पहाड़ों की भूमि कहते हैं, और यहाँ पे थोड़ा आप देखोगे इंसर्जेंसी, इंस्टेबिलिटी देखने को मिली थी। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये बेसिकली ये है, यहाँ पे आई थिंक ये गल्फ ऑफ एडन के लिए बना रखा था, ये रहा। तो ये येमन में यहाँ पे एडन शहर है, और यहाँ पे आप देखोगे गल्फ ऑफ एडन आता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये गल्फ ऑफ एडन अपन ने देख ही लिया, येमन और सोमालिया के बीच में है। कैसे, ये देखो, ऊपर तो येमन है और नीचे कौन सा देश आ रहा है, ये सोमालिया। सोमालिया में 2 चीजें याद करेंगे, यहाँ पे भी आप देखोगे बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, इसके अंदर भी कुछ कुछ टुकड़े अपने आप में आजादी मांग रहे हैं। कौन से टुकड़े मांग रहे हैं आजादी, तो नाम याद कर लो, एक तो सोमाली लैंड है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो बोल रहा है हमें आजादी दे दो। एक ही है पंट लैंड, क्या नाम है इसका, पंट लैंड, ये भी बोल रहे हैं हमें आजादी दे दो। सोमालिया से ही सबसे ज्यादा वो पायरेट्स निकलते हैं जो समुद्र के चोर होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भुखमरी है, इंस्टेबिलिटी है, कुछ करने को नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जाके शिप्स में चोरी करते हैं। ठीक है, तो गल्फ ऑफ एडन वहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर ये तो छोड़ दो, लेबनान आ जाओ। लेबनान में अगर आप देखोगे तो ये लेबनान देश वही है जो बेसिकली ईरान को और पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है। गाजा है ना, गाजा, तो गाजा इतने टाइम तक अगर युद्ध में है इजराइल के साथ, तो इसका मतलब गाजा को कोई सपोर्ट कर रहा है, तो गाजा को ईरान हो गया, रशिया हो गया, और अपना ये लेबनान, ये सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है लेवांत, ये लेवांत या लेवेंट क्षेत्र कौन सा होता है, इसको अपन लैंड ऑफ राइजिंग सन लिख लो यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब जहाँ पे सबसे पहले सूरज उगेगा। तो होता क्या है, इधर देखो, इसमें नीचे बना नहीं रखा है, हाँ, ये दागिस्तान तो देखो उन्होंने यहाँ डाल दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दो अभी इसको। हाँ, ये वाला ओके, मेरे को ऊपर से ही दिखाना पड़ेगा ये, तो मैं आपको समझा देती हूँ एक बार इसको। लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी लेवांट रीजन कौन सा है, एक मिनट, जहाँ पे इजराइल पैलेस्टीन बना होगा ना, वहां देखेंगे अपन ये। अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक अपने को यहीं से देखना पड़ेगा। बेसिकली ये हिस्सा, यहाँ पे जो देश आते हैं ना, ऊपर तक ले जाओ, तो यहाँ पे सीरिया भी आएगा, और भी 1-2 देश आएंगे, उसको अपन बोलते हैं लेवांत क्षेत्र के देश। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सन, इसको बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, तो उसमें एक देश कौन सा आ जाएगा आपका, लेबनान। कौन सा आ जाएगा, लेबनान। एक मिनट,
ठीक है, तो अपना ये जब तक आई थिंक लोड हो रहा है, ओके। फिर ये ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तारानाकी देख लेना, न्यूजीलैंड में एक मतलब वॉल्केनो है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मायोटे, इसको स्टार मार्क कर लो। मायोटे, अपन ने मडागास्कर देखा था अफ्रीका में, और अफ्रीका में अपन ने ये भी देखा था। तो यहाँ पे अपन ने, मैंने बताया था ना, कोमोरोज है, यहाँ पे एक सेशल्स करके भी आती है देश, है ना। फिर यहाँ पे एक और देश है मायोटे। ये जो मायोटे है ना, ये बेसिकली फ्रेंच की कॉलोनी है आज भी। मतलब जैसे अपन अपने यहाँ भी पहले फ्रेंच थे, ठीक है, वैसे आप देखोगे यहाँ पे फ्रेंच अभी तक है, ओके। तो ये बस इतना पता होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ साइक्लोन्स आए थे अभी, ठीक है, ये दिकेलड़ी और चीड़ो वगैरह, जिसकी वजह से फ्लडिंग आ गई थी, इसलिए ये मायोटे न्यूज में था, ठीक है। फिर एक है ना ये वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है नेट जरीम कॉरिडोर। क्या नाम है इसका? नेट जरीम कॉरिडोर। ये बेसिकली क्या है कि आप ये मान के चलो कि जो इजराइल था, है ना, एक मिनट, ये देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये जैसे इजिप्ट था, मैंने बताया था ना, ये इजिप्ट का वो वाला भूपट्टी, अरे हाँ, इसमें क्या है देखो, ये इजिप्ट की भूपट्टी, अब ये इजराइल है। इजराइल में ये छोटा सा हिस्सा तो है गाजा पट्टी, और ये वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट बैंक, ठीक है। तो ये जो गाजा पट्टी है ना, इसको ऊपर से नीचे तक जो कनेक्ट करता है कॉरिडोर, उसका नाम है नेट जरीम कॉरिडोर। क्या है ये? नेट जरीम कॉरिडोर। मतलब अभी क्या हुआ था, इजराइल ने बोला था कि हम आप पे हमला करेंगे, तो लोगों को बोला था कि आप नॉर्थ से साउथ में चले जाओ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में चले जाओ, तो उनको ये नेट जरीम कॉरिडोर क्रॉस करना पड़ा था, ठीक है। फिर आप आ जाओ नीचे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो ये है, सेंट मार्टिन आइलैंड। ये कहाँ पे आता है? बांग्लादेश में, और ये बांग्लादेश का अकेला एकमात्र प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड है, ठीक है। बस अपने को यही पता होना चाहिए। फिर आ जाएंगे नीचे, ये चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है। 3 गॉर्जेस डैम इसको बोलते हैं, चाइना में है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि किसी दिन अगर ये डैम फेल हो गया ना, तो इंडिया में भी फ्लडिंग हो जाएगी, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, त्राही त्राही मच जाएगी। और यहाँ पे अभी बहुत मतलब भयंकर फ्लड्स देखे गए थे, इसलिए आप देखोगे अपने अरुणाचल, असम वगैरह में फ्लड्स आए थे, तो वो इस वजह से आए थे, ठीक है, लास्ट ईयर, ओके। तो यहाँ पे अपना एशिया खत्म होता है। अब अपन किसकी तरफ चलेंगे? यूरोप की तरफ। अब हम क्या देखेंगे? अब हम यूरोप देखेंगे, ठीक है। अगर हम यूरोप की बात करें तो देखो, देखने में तो ये बहुत छोटा दिखता है, बट यूरोप अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे देश हैं, और ये ऐसे विकसित देश हैं, ऐसे डेवलप्ड देश हैं जिन्होंने पूरे विश्व को अपनी कॉलोनी बनाया था, करेक्ट है। आप इसमें चाहे ब्रिटिश देख लो, यानी यूके देख लो, फ्रांस देख लो, जर्मनी देख लो, है ना, ये इटली देख लो, स्पेन देख लो, पोर्टुगीज देख लो, ये सब तो वो लोग हैं जो हमें पता है कि हमारे इंडिया में भी आए हुए हैं। फिर यहाँ पे अगर आप एक देखोगे, छोटा सा देश डेनमार्क, ये डेनमार्क इतना छोटा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपन ने ऊपर देखा था ना, एक ग्रीनलैंड आता है, वो ग्रीनलैंड भी डेनमार्क के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये डेनमार्क, जो अपन पढ़ते हैं ना डैनिश लोग, तो वो डेनमार्क से आए थे, ठीक है। नेदरलैंड से कौन से लोग आए थे? डच लोग आए थे। तो आप ये देखो, छोटे छोटे देश हैं, कितने छोटे हैं ये, मतलब इंडिया के साइज के हिसाब से देखोगे तो कितने छोटे हैं, लेकिन इन्होंने पूरे विश्व को अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। तो यूरोप में क्या है, एक बार इस मैप को देखो, क्योंकि मैं एक बार देश समझा दूंगी ना ऊपर ऊपर से, तो आपको पढ़ाने में मुझे आसानी रहेगी, आपको भी चीजें याद करने में आसानी रहेगी। ये मैप थोड़ा सही नहीं है क्योंकि इसमें चीजें क्लियर दिख नहीं रही हैं, बट कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ, आप सुनते जाओ। देखो, यूरोप के इस साइड पे कौन सा सागर आता है? अटलांटिक महासागर है। ऊपर के साइड पे कौन सा है आपका? आर्कटिक महासागर है ना। और नीचे की साइड पे यहाँ पे क्या है? मेडिटेरेनियन सी। क्या है? मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अब अगर इस साइड पे देखोगे तो ये रशिया दिख रहा है। रशिया तो आपको पता है, थोड़ा हिस्सा इसका यूरोप में है और थोड़ा हिस्सा इसका एशिया में है। और बीच में कौन सी आती है माउंटेन्स? यूराल माउंटेन्स। तो यूरोप को एशिया से कौन सी पर्वत है जो अलग करते हैं? वो है यूराल के माउंटेन्स, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो यूरोप में देखो, सबसे ऊपर कौन से देश आ रहे हैं? इसको अपन ये 3 देश, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसको ऐसे ही याद करना, नहीं तो इनका ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है।
नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्वीडन की कैपिटल या राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, है ना। फिनलैंड की क्या है? हेलसिंकी। ये सुने हैं आपने नाम, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं सुने हैं, सारे सुने हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। फिर इसके बाजू में तो ये रशिया चल रहा है, ये वही वाला सी है, व्हाइट सी, ये अपना कोला पेनिनसुला आ जाएगा यहाँ पे, ये छोड़ दो। इधर आ जाओ अब नीचे, नीचे के साइड पे ये वाली, ये 3 देश दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये जो 3 देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लुथेनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लुथेनिया, ठीक है। इसके नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे बेलारूस, फिर यूक्रेन, ठीक है, फिर ये तो ब्लैक सी आ जाएगा। इधर साइड पे अगर आप जाओगे पोलैंड। अभी मैं एक बार नाम सुना रही हूँ ताकि अपन धीरे धीरे पढ़ पाए, क्योंकि ये यूरोप क्या अपन ने इतना स्टडी नहीं किया है। फिर जर्मनी, है ना, ऊपर की साइड पे डेनमार्क, यहाँ पे नीदरलैंड्स, यहाँ पे क्या है आपका? बेल्जियम। फिर ये क्या है? फ्रांस, फ्रांस के इस साइड पे स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर यहाँ पे इटली, ये इस स्विट्जरलैंड के साइड में ऑस्ट्रिया, ठीक है। इटली के इस साइड में ये देखो, ये वाला जो है, ये जो ग्रीस है, ये बुल्गारिया हो गया, ये हंगरी हो गया, और ये सारे देश जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करते थे, फिर यूगोस्लाविया कुछ है नहीं अब, और ये टूट के अलग अलग देश बन गए। यहाँ पे वो क्रोएशिया, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। इधर साइड पे आ जाओ, फिर सबसे बड़ा देश यहाँ पे क्या है? ये स्पेन, और ये क्या है? पोर्टुगल। और स्पेन में ये वाली जो कौन सी थी? जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर किसके अंडर था? यूके के, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? यूके। यूनाइटेड किंगडम में ये ऊपर वाला टुकड़ा भी आता है, ये क्या है? आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, ये छोटा सा टुकड़ा, ये भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। और इसके नीचे आता है आपका अलग से देश जिसका नाम है आयरलैंड। तो ये मोटा मोटा अपन ने ऊपर ऊपर से यूरोप देख लिया। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आता है नॉर्थ सी, यहाँ पे आता है बाल्टिक सी, जिसी के नाम पे एस्टोनिया, लाटविया, लुथेनिया, इन तीनों देशों को मिला के अपन लोग क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश। क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश, क्योंकि तीनों कहाँ पे खुल रहे हैं? बाल्टिक सागर में, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, तो ये गल्फ ऑफ बोथनिया कहलाता है, इसको बोथनिया की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला, ये फिनलैंड की खाड़ी कहलाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। ये वाला अगर आप देखोगे स्पेन, स्पेन के ऊपर कौन सा है? ये 1 मिनट, यहाँ पे बिस्के आता है ये, ठीक है, बिस्के की खाड़ी आती है यहाँ पे, ठीक है। और फिर अगर आप देखोगे ये मेडिटेरेनियन सागर में बहुत सारे अलग अलग समुंदर हैं, ये हम जब नीचे इटली वगैरह पढ़ेंगे ना उसके अंदर देख लेंगे, ठीक है। पर मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा कि हाँ हम कैसे मैपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, 1 मिनट, ये लोड नहीं हुआ, ये अटक गया बीच में। तो हाँ, अब आप देखो, तो यूरोप की अगर मैं बात करूं तो हमें ये पता है कि 1 मिनट, ये जो यूके है यहाँ पे एक लेबोरेटरी आती है जिसका नाम है ग्रीनविच, और वहां से जो अपनी लॉन्जिट्यूड पास करती है, ठीक है, जो देशांतर रेखा पास करती है उसको अपन लोग 0 डिग्री का नाम देते हैं। तो इसका मतलब यूरोप अगर आप देखोगे मोस्टली पश्चिमी साइड है, पर कुछ हिस्सा इसका पूर्वी हेमिस्फेयर में भी आता है, ठीक है, कुछ इसका पूर्वी गोलार्ध में भी आता है। फिर अपने को ये पता है कि यहाँ पे कैस्पियन का सागर, यूराल की नदी, यूराल के माउंटेन्स, ब्लैक सी, कॉकस माउंटेन्स, ये सारी चीजें भी आती हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपने को ये पता है कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा था? आपका ऑस्ट्रेलिया, और उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? यूरोप। तो सबसे दूसरे नंबर पे छोटा कौन सा हो जाएगा? यूरोप, ठीक है, महाद्वीप जो है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल कंट्रीज कितनी है? 51। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइलैंड्स अगर अपन नीचे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप प्लेग्स देखोगे या झीलें देखोगे, तो इसमें से ऐसी कोई झील नहीं है जिसके बारे में आपको कुछ अलग से विशेष जानना है, ठीक है। माउंटेन याद रख लेना बस कि एल्ब्रस नाम की माउंटेन है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जैसे माउंट एवरेस्ट एशिया की भी सबसे ऊंची है, लेकिन पूरे विश्व की भी ऊंची है, ठीक है। अपन ने जब उत्तरी अमेरिका पढ़ा था तो अपन ने देनाली या माउंट मैकिनली पढ़ा था, तो वो वहां की सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी। वैसे ही आप देखोगे जो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? एल्ब्रस, ठीक है। कौन सी है? एल्ब्रस, ओके। अब इसका जो सबसे ऊपर का छोर है वो देखो नॉर्वे में आएगा ना, यहाँ तक जा रहा है नॉर्वे, तो सबसे ऊपर का छोर कहाँ पे आएगा? नॉर्वे वाले देश में। और सबसे जो नीचे का छोर है वो ग्रीस में आएगा। कैसे? ये देखो, ऊपर दिखाती हूँ, 1 मिनट, ये देखो ग्रीस वाला हिस्सा यहाँ तक जा रहा है, तो सबसे नीचे हिस्सा कहाँ तक आता है? ग्रीस तक, ठीक है, ओके। और फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है? पाइरेनीज। क्या नाम है इसका? पाइरेनीज,
पायरेनीज नाम की अगर माउंटेन सुनो तो अब याद होना चाहिए कि ये फ्रांस और स्पेन के बीच में बॉर्डर बनाती है, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे ना एक आइसलैंड नाम का देश है, बहुत छोटा सा है, ये रहा, ये अलग से अपने आप में एक देश है और ये बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको हॉट स्प्रिंग, गीजर, ये आपने ज्योग्राफी में मेंटल प्लूम वगैरह पढ़ा होगा, तो ये वॉल्केनिक हॉटस्पॉट, ये सारी चीजें आपको आइसलैंड में देखने को मिलती हैं। आइसलैंड में इनफैक्ट आपको बहुत सारी ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसमें अगर मैं आपसे कोई हिमनद की बात करूं तो इसका नाम है एक बेसिकली वटनाजोकुल ग्लेशियर। ये देखो वटनायोकुल हिमनद, ठीक है, वो यूरोप का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर है और वो कहाँ मिलता है? आइसलैंड में, ठीक है। और क्योंकि आप देखो यूरोप कैसा है, 3 साइड से पानी से घिरा है, ऊपर आर्कटिक महासागर, इधर अटलांटिक और नीचे मेडिटेरेनियन, तो ये एक कैसा हो गया? द्वीपों का महाद्वीप टाइप हो गया ना। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट यहाँ पे आएगा, इसको प्रायोद्वीपों का प्रायोद्वीप यानी पेनिनसुला का भी पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। और दुनिया की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? वेटिकन सिटी, वो जो रोम में नहीं है, जो बेसिकली जहाँ पे पोप रहते हैं, तो अपने आप में एक स्वतंत्र देश है, उसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी, ओके। और फिनलैंड जो है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये फिनलैंड जो है इसको अपन लोग 1000 झीलों की भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स बन गए हैं, किसकी वजह से? ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की वजह से, ठीक है। तो इसको 1000 झीलों का लैंड बोलते हैं। अब देखो इन्होंने थोड़ा थोड़ा अपन ने क्या है हिस्सा लिया है और उनकी मैपिंग देखते चल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सा आता है? बोथनिया की खाड़ी, और फिनलैंड के जस्ट नीचे कौन सी आती है? फिनलैंड की खाड़ी। ये तीनों कंट्रीज को अपन लोग बाल्टिक देश भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सागर में जुड़ते हैं, ठीक है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसको याद करने का तरीका है ELL, सबसे पहले E आता है और फिर L आता है, और L में भी पहले LA आएगा और फिर I आएगा। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। एक यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रीगा की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। लेकिन इन सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है ये 3 सागर, बेरेन सी, नॉर्वेजियन सी और नॉर्थ सी। नॉर्वे के पास में है तो इसलिए इस सी का नाम क्या है? नॉर्वेजियन, ठीक है। ये फारो आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें भी अभी एक डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। फारो आइलैंड्स हैं, ये नॉर्वेजियन सागर में आते हैं। ऊपर की साइड पे जो ये आर्कटिक सी से जुड़ेगा उस सागर का नाम क्या है? बेरेंट्स। और ये जो नीचे की साइड पे है जहाँ पे यूके आता है, जो यूके के ऊपर है, उस सागर का नाम है नॉर्थ सागर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा आपको क्रूड ऑयल, तेल मिलता है, ठीक है। और मतलब मीठा तेल होता है, वो अच्छा तेल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ सागर, ओके। अब वैसे ही अगर आप देखोगे, थोड़ा सा अपन ने इसको जूम किया है, हाँ। अब यहाँ पे देखो ये बाकी के देश हो गए यूरोप के, इसमें देखो ये तो था अपना पोर्टुगल, है ना, और इसके नीचे ये वाला चीज यहाँ से शुरू होके स्पेन, इसके ऊपर अपन ने बिस्के की खाड़ी देखी थी, और मैंने आपको बोला था ये पूरा कौन सा है? मेडिटेरेनियन सागर। इसमें बहुत सारी अलग अलग सागर आते हैं, जैसे ये वाला है टेरेनियन का सागर, ये वाला है एड्रियाटिक, और ये वाले जो देश है इसके आसपास, जहाँ पे मैंने बोला था ना यूगोस्लाविया था, फिर वो टूट गया, उससे क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टिगार्नो, कोसोवा, मैसिडोनिया, ये सारे देश निकले हैं। तो ये सारे देश क्या कहलाते हैं? एड्रियाटिक देश कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि एड्रियाटिक सी के आसपास है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे इटली के इस साइड में आयोनियन सी आता है, ठीक है। फिर ये मरमरा अपन ने देख ही लिया था, और ये मरमरा के नीचे कौन सा सी है? जैसे अपन ने देखा था ब्लैक, काला सागर, फिर मरमरा का समुंदर, और फिर नीचे देखा था अपन ने मेडिटेरेनियन। पर एक्चुअली मेडिटेरेनियन का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको एजियन सी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एजियन सी, ओके। मुझे पता है आपको थोड़ी क्लास हैवी लग रही है, पर लास्ट मिनट की क्लास है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली, रिवीजन की तरह लीजिए इसको और वर्ल्ड मैपिंग खत्म कीजिए, ठीक है। पढ़ने का कोई अंत नहीं है, कहीं तो स्टॉप लगाना पड़ेगा एग्जाम के पर्पज से, ओके। यहाँ देखो ये बेसिकली यूके है अपना, मैंने बताया ना यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं। एक तो ये वाला देश है जिसका नाम है उत्तर आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है। फिर एक यहाँ पे आ जाएगा लंदन, ये आपका वेल्स, और ये आपका स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स और लंदन 3 + 4, ये 4 मिला के कहलाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। संयुक्त किंगडम, संयुक्त राज्य, ओके। और ये डेनमार्क हमने देख ही लिया था, तो आई थिंक ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। एक ये देखो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था नीदरलैंड्स, फिर ये नीदरलैंड्स वही है जो पता है बहुत सारा हिस्सा उसका पानी में डूब रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ताप बढ़ता है, पानी एक्सपैंड होता है, पानी का स्तर ऊपर आ रहा है, और नीदरलैंड्स का काफी हिस्सा पानी के अंदर जा रहा है। ये नीदरलैंड्स वही है जहाँ पे आपके इसकी कैपिटल क्या है? एम्स्टरडैम,
एम्स्टर्डम देश बहुत फेमस है, काफ़ी ब्यूटीफुल भी है और भी चीज़ों के लिए फेमस है। तो एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड्स का ही हिस्सा है, ठीक है। फिर इसके नीचे ये बेल्जियम क्षेत्र, ये बेल्जियम आ जाएगा। ये बेल्जियम वही देश है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूट्रल रहने का फैसला किया था। इसने बोला था मैं कोई भी ब्लॉक ज्वाइन नहीं करूंगा। और फिर इसके नीचे एक छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग, दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है ये। यहाँ पे समझो कि लोगों के पास इतना पैसा है कि हर घर में आपको फरारी देखने को मिल सकती है, ठीक है। बहुत अमीर देशों में से है, इनकी इनकम बहुत हाई है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो अब अपन नीचे चले क्या? ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे कुछ जलडमरू मध्य या फिर स्टेट्स दे रखी हैं, तो स्टेट्स अपन यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि अपन ने एक बार मैप देख लिया है। तो जैसे ये देखो, ये डेनमार्क था, तो यहाँ वाली जो स्टेट हो जाएगी इसका नाम क्या हो जाएगा? डेनमार्क से कौन से लोग आए थे? डैनिश, तो इस जलडमरू मध्य का नाम क्या हो जाएगा? डैनिश स्टेट, ठीक है। फिर एक ही कील कैनाल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपकी पाइपलाइन जाती है। बेसिकली क्या होता है, ये हिस्सा रशिया है, तो रशिया की यहाँ से, रशिया में आपको पता है कि तेल और गैस बहुत सारा है, तो रशिया अपना तेल और गैस नीचे यूरोप को देता है। तो वो कौन सी पाइपलाइन से देता है, ये भी न्यूज में भी थी क्योंकि एक पाइपलाइन फट गई थी, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2, चाहो तो लिख लो, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2, इन दोनों गैस पाइपलाइन से रशिया से यूरोप में तेल और गैस की सप्लाई जाती है। और यहीं पे आप देखोगे एक कील कैनाल भी आता है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे ये फ्रांस है और ये यूके है, इनके बीच में ये कौन सी जलडमरू मध्य है? डोवर स्ट्रेट, ठीक है। कौन सा है? डोवर स्ट्रेट, ठीक है। जिब्राल्टर अपन ने देख ही लिया था, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है, मोरक्को से, तो वो वाला हो जाएगा। ओके, ये छोड़ दो, बोसोफरस और डार्डेनल्स अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे एक इंपॉर्टेंट है वो है कर्च स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर जो एक ब्रिज जाता था वो बेसिकली फोड़ दिया, रूसिया और यूक्रेन के वॉर में उसको फोड़ दिया गया, कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हिस्सा देख रहे हो ना यूक्रेन का, इसको बेसिकली कर्च पेनिनसुला बोलते हैं, कर्च प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये कर्च और ये वाला हिस्सा, इसके बीच में क्या आता है? कर्च का जलडमरू मध्य, ठीक है। अब अपन ने जब एक बार जलडमरू मध्य ऊपर से देख लिए, तो अब क्या देखेंगे अपन? माउंटेन्स। क्या देखेंगे? माउंटेन्स, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो अपन एक बार इसमें माउंटेन्स अगर देखेंगे, तो मैं यहाँ पे वैसे बता रही हूँ आपको, थोड़ी थोड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ। देखो, ये जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, इनको अपन स्कैंडिनेविया देश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेविया देश, क्योंकि यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है? स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, ठीक है। वैसे ही जर्मनी में आपको एक मिलती है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, काले जंगल, वो कहाँ मिलते हैं? जर्मनी में, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे जूरा माउंटेन्स, ये वही है जहाँ से जुरासिक नाम आया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलती है आपको? फ्रांस जर्मनी के वाले बॉर्डर पे, जूरा माउंटेन्स, ठीक है, जहाँ से वो डायनासोर जुरासिक पार्क वाला चीज आया है। फिर आप देखोगे एक आती है वोग्स माउंटेन्स, ये भी आपको फ्रांस में मिलेगी, वोग्स माउंटेन्स, ठीक है। फिर आप देखोगे नीचे आल्प्स, तो ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस वाला पूरा हिस्सा जो है ऑस्ट्रिया तक जो जाता है, वहां पे आपकी आल्प्स श्रृंखला आती है, बोलते हैं ना बहुत ब्यूटीफुल श्रृंखला है स्विट्जरलैंड की, वो है। फिर पिरेनीज अपन ने पहले भी देखा था, ये स्पेन और फ्रांस का बॉर्डर बनाती है पिरेनीज श्रृंखला, ठीक है। फिर एक आप देखोगे ये वाला कॉकस, तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। फिर एक हार्स है, हार्स भी जर्मनी में आता है ऊपर की साइड पे, ठीक है। और ये एल्पेनाइन्स हो जाएगा, ये आपका जो इटली था ना उसमें आता है ये एपेनाइन, ठीक है। तो अपन ने मोटा मोटा यहाँ पे सारा देख लिया है, ओके, अंडरस्टूड। और यहाँ पे देखो कि आपको ना कई बार ऊपर से नीचे तक अरेंज करने को बोल सकते हैं। तो ये माउंट एटना, ये एटना वही है जहाँ पे वोल्केनो, ज्वालामुखी फटता है इटली में, तो एटना तो नीचे की तरफ है, ठीक है। एल्ब्रस की अगर मैं बात करूंगी तो एल्ब्रस तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे बेसिकली एल्प्स के अंदर आता है एल्ब्रस, ठीक है। फिर एक आपका वेसुवियस, ये वेसुवियस भी वोल्केनो है, इसमें से भी आप देखोगे ज्वालामुखी फटा था, तो ये वेसुवियस ऊपर हो गया। और माउंट ब्लांक आपका कहाँ पे आता है? इसके अंदर, एल्प्स के अंदर। तो अगर आपसे कोई ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसको अरेंज करने को बोले, तो सबसे ऊपर ब्लॉन्क, फिर वेसुवियस और फिर एटना, ठीक है। ब्लॉन्क, वेसुवियस और फिर एटना। और सॉरी, एल्ब्रस तो वो था ना यूरोप का, तो कॉकस में था ये, सॉरी आई थिंक मैंने शायद गलत बोल दिया अभी। अपने एल्प्स में तो देख ही लिया ब्लॉन्क है, ठीक है, और एल्ब्रस कहाँ पे था? कॉकस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अपन देखेंगे देश और उनकी इंपॉर्टेंट राजधानियां। तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लेंगे, लेकिन बस इतना याद रखना, जैसे स्पेन और पोर्टुगल, इधर देखो,
ये जो स्पेन है ये वाला हिस्सा बड़ा वाला, और ये पोर्टुगल है। ये दोनों अगर आप देखोगे आपको एक प्रायद्वीप जैसे दिखेंगे, पेनिनसुला जैसे। क्यों? इस साइड पे अटलांटिक, नीचे मेडिटेरेनियन आ जाएगा, इस साइड में पूरा मेडिटेरेनियन। ठीक है, तो इसका मतलब 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, या सागर से घिरा हुआ है, या पानी से घिरा हुआ है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। तो ये कौन सा पेनिनसुला है जिसमें स्पेन और पोर्टुगल दोनों आते हैं? इसको आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइबेरियन पेनिनसुला। और स्पेन की जो राजधानी है वो क्या है? मैड्रिड। ठीक है, पोर्टुगल की राजधानी क्या है? लिस्बन। ये ठीक है, छोड़ देना। फिर एंडोरा नामक एक शहर आता है ऊपर की तरफ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज पे। इनको बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग, इन तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? बेनेलक्स कंट्रीज, बेनेलक्स देश। क्या बोलते हैं? बेनेलक्स। क्या? बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। ठीक है, ये तीनों ही आप देखोगे काफी अमीर देश हैं। ओके, लग्जमबर्ग का जो राजधानी है वो तो लग्जमबर्ग सिटी ही है। नीदरलैंड्स की राजधानी मैंने आपको बता ही दिया था, एम्स्टरडैम है। काफी चीजों के लिए फेमस है। डायमंड तो सिर्फ एक चीज है, पर वो और भी चीजों के लिए फेमस है ना। और इसी के अंदर नेदरलैंड्स में एक और देश है, रॉटरडैम। ये आपने बहुत बार सुना होगा, रॉटरडैम समझौते के अंदर। ठीक है, तो रॉटरडैम कौन सी नदी के ऊपर आता है? राइन नदी के ऊपर। ठीक है, फिर एक आता है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ये भी आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि ब्रुसेल्स बेल्जियम में 2 बड़े संगठनों के हेडक्वार्टर आते हैं। ठीक है, उनके मुख्यालय हैं। एक तो नाटो, जो अपन ने शुरू में देखा था जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो जो यूएस वाला ब्लॉक था उन्होंने नाटो बनाया था, और नाटो भी न्यूज में भी है क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट, है ना। और ईयू जो अपना यूरोपियन यूनियन है, उसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ठीक है, फिर एक नीचे अपन ने एक पोलैंड नाम की कंट्री देखी थी। पोलैंड पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, अब नहीं है, पोलैंड अलग से देश हो गया। इसकी कैपिटल है वॉर्सो। और वॉर्सो आपने कहाँ सुना होगा? आपने जब UNFCCC की संगठन पढ़ते हो, उसकी समिट्स पढ़ते हो, उसकी COP पढ़ते हो, उसकी कॉप पढ़ते हो, तो वहां पे एक वॉर्सो पढ़ते हो जो COP 13 कहलाती है। ठीक है, वो हुई थी वहां पे। ओके, फिर आ जाओ एल्पाइन वाला क्षेत्र। एल्पाइन क्षेत्र मतलब जहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो स्विट्जरलैंड में कौन सी माउंटेन्स थे? एल्प। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? ज्यूरिक। ठीक है, ज्यूरिक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब भी है। जो लोग ऐसे बाहर ले जाके अपना पैसा छुपा लेते हैं वो स्विट्जरलैंड में रख लेते हैं। ठीक है, फिर आएगा जर्मनी। जर्मनी में अगर आप देखोगे उसकी कैपिटल क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? यहाँ पे लिखी क्यों नहीं है? ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है? इन्होंने बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट देश है ना वो लिख रखे हैं। ओके, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो कैपिटल्स हैं वो भी पता होनी चाहिए। ओके, तो क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड की आई थिंक मैंने बता दी है ऑलरेडी आपको। ठीक है, जर्मनी की अगर आप देखोगे, देखो अभी तो इसकी कैपिटल क्या है? बर्लिन। ठीक है, लेकिन जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो उस समय आपको पता है कि जर्मनी 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, एक पूर्व जर्मनी और एक पश्चिम वाला। तो जो पूर्व वाला था वो अलग था और पश्चिम वाला अलग था। ठीक है, तो जो पश्चिम वाला जर्मनी था उसकी कैपिटल थी बॉन। तो बॉन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और आपने ये बॉन समिट पढ़ी होगी, बॉन चैलेंज पढ़ा होगा। तो ये जो बॉन शब्द है वो कहाँ से आया है? जर्मनी से। बॉन राइन रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, और ये जो बर्लिन है वो एल्बे रिवर पे है। ठीक है, फिर आ जाओ इटली। इटली का तो मुझे पता है, सबको पता होगा रोम। ठीक है, तो रोम जो है वो टिबर रिवर पे है, और जो एक मिलान सिटी करके है, बहुत फेमस है। काफ़ी अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे। इसको इटली का मैनचेस्टर बोलते हैं, मतलब कपड़े का यहाँ पे बहुत सारा वो होता है। मिलान सिटी में ना बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स भी हैं। ठीक है, तो वो कौन सी नदी पे है? पो नदी पे। फिर फ्रांस की कैपिटल राजधानी तो अपने को पता ही है, पेरिस। और ये अभी यहाँ पे क्या हुए थे? अपने ओलंपिक्स हुए थे, और पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में जो हुए थे, तो उसके लिए आप देखो, आपको सबने सुना होगा कि सीन नदी की सफाई करी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? एक एक हिस्सा ले रहे हैं। जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, मैंने बताया था ना, इनको स्कैंडिनेविया देश बोलते हैं। ठीक है, या नॉर्डिक कंट्रीज भी बोलते हैं इनको, नॉर्डिक देश भी बोलते हैं। ओके, अब इसको देखो, गौर से देखो। यहाँ पे ना एक स्वालबर्ड नाम का दिख रहा है, ये एक अलग से द्वीप है, और एक किसका हिस्सा है? नॉर्वे का ही हिस्सा है। यहाँ से आप शिप लेके यहाँ पे जा सकते हो, तो आपको बहुत सुंदर सुंदर सील्स जो होती हैं वो देखने को मिल जाएंगी। ऊपर की तरफ जाओगे तो पोलर बियर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो स्वालबर्ड है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दुनिया का क्या है? सीड बैंक, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीड बैंक है। ये क्या होता है? जहाँ पे बीजों को रख रखा है। ऐसी कोई आपदा आ जाए जिससे पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, तो कहीं तो ऐसी जगह हो कि जहाँ पे हमने बीज स्टोर कर रखे हो, ताकि हम फिर से खेती बाड़ी शुरू कर सके। यहाँ पे हमने दुनिया का सबसे बड़ा सीड वॉल्ट, जिसको बोलते हैं ना, जैसे अपना बैंक में लॉकर होता है, वैसे यहाँ पे बीजों का लॉकर बना रखा है। ठीक है,
कहाँ पे है वो? स्वालबर्ड में। ओके, और यहाँ से याद रखना, ये देखो ये 66.5 डिग्री की जो लाइन होती है ना, आर्कटिक रेखा, वो यहाँ से पास होती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे ठंड के इलाके हैं। यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा, ऑरोरा, वो जो ब्यूटीफुल, जिसको अपन डांसिंग लाइट्स बोलते हैं ना, हरे रंगीन कलर की जो आसमान में रहती हैं, तो वो ऑरोरा कहलाती है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ना फरो आइलैंड्स को लेके बहुत ज्यादा भी इशू चल रहा है। तो देखो डेनमार्क इतना छोटा सा, लेकिन इसने ग्रीनलैंड को भी खरीद रखा है और फारो आइलैंड्स भी इसके अंदर है। ठीक है, ओके, तो स्कैंडिनेविया मैंने आपको बता ही दिया, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड इसका हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज में 2 देश और आते हैं। नॉर्डिक में स्कैंडिनेविया तो आएगा ही, प्लस इसमें डेनमार्क भी आएगा, ये रहा, इसमें डेनमार्क भी आता है और आइसलैंड भी आता है। ठीक है, अब मुझे लगता नहीं आप भूलोगे इसको। ठीक है, बाल्टिक देश अपन ने देख ही लिए थे, एस्टोनिया, लाटविया और लुथेनिया। पहले ये यूएसएसआर का हिस्सा, रशिया पहले क्या था? यूएसएसआर, 1991 से पहले, तो उसका हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो ईस्टर्न यूरोप अगर आप देखोगे तो मतलब ये ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बल्कन देख लेना, बल्कन देश। ठीक है, ये बाल्कन पेनिनसुला या बाल्कन प्रायद्वीप जो जाएगा, ये बेसिकली याद रखना, इस तरफ से एजियन सागर, इस तरफ से नीचे मतलब नीचे मेडिटेरेनियन है, और इस तरफ से आपका एड्रियाटिक आता है। ये जो बीच में देश होते हैं इनको अपन बाल्कन देश बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप अपन ने पढ़े थे ना यूगोस्लाविया के पुराने वाले, मोंटीगानो, बुल्गारिया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, ये सारे इसके हिस्से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अपन इसकी प्रमुख खाड़ियां और उपसागर करेंगे। ठीक है, तो गल्फ ऑफ रीगा अपन ने देख ही लिया था, मैंने बताया था ना आपको, एस्टोनिया, और फिर ये ऐसे था, तो एस्टोनिया और लाटविया के जो बीच में था वो था अपने रीगा की खाड़ी। ठीक है, फिनलैंड वाली कहाँ पे थी? नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड, तो फिनलैंड के नीचे वाला हिस्सा था, और यहाँ से एस्टोनिया आता था, तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच वाला हिस्सा कौन सा था? फिनलैंड की खाड़ी। ठीक है, फिर आप देखोगे बोथनिया, बोथनिया तो बीच में वाला था, नॉर्वे, स्वीडन और फिर फिनलैंड, तो इन दोनों के बीच में, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सा था? बोथनिया की खाड़ी। ठीक है, फिर एक इंग्लिश चैनल है, जो आपने डोवर स्ट्रेट पढ़ी थी ना, याद है डोवर स्ट्रेट पढ़ी थी? 1 मिनट, कहाँ गई? आई थिंक नीचे भी होगी, 1 मिनट देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो इस वाले को अपन ने यहाँ पे डोवर की जलडमरू मध्य पढ़ा था, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। तो कई बार आपने सुना होगा कि लोग फ्रांस से तैर तैर के यूके तक पहुंच गए, तो वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, 1 मिनट, ओके, ठीक है, इंग्लिश चैनल भी हो गया है ना। डोवर स्ट्रेट अपन ने देख लिया, फिर अपन ने बिस्के का जो उपसागर था या खाड़ी थी वो भी देखी थी, मैंने बताया था फ्रांस और स्पेन के बीच में, जो स्पेन के ऊपर का हिस्सा है और फ्रांस के इधर वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये लियोन्स तो ठीक है, फ्रांस में आता है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाओ सबसे यहाँ पे प्रमुख, अगर अपन सागर की बात करें, इसमें से काफी तो देख चुके हैं, मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, फिर व्हाइट सागर वो रशिया वाला था, जो यूरोप और रशिया से जुड़ा हुआ हिस्सा था ना, वो वाला जो आर्कटिक का हिस्सा है। ठीक है, बाल्टिक अपन ने देख ही लिया, नॉर्थ अपन ने देख लिया, एड्रियाटिक देख लिया, आयोनियन भी देख लिया, फिर काला सागर भी देख लिया, ब्लैक सी भी। तो अपन ने काफी सारी चीजें यूरोप में तो पढ़ ली, क्योंकि अपन एशिया वगैरह पढ़ रहे थे, अफ्रीका पढ़ रहे थे। ठीक है, सी ऑफ मार्मरा भी देख लिया, एजियन भी देख लिया, और एक अजोव सी है, ये देख लो, क्योंकि अभी जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो ये अजोव सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें डॉन रिवर जाके खाली होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले यूपीएससी में एक बार पूछा हुआ है, तो यहाँ पे भी पूछने की संभावना है। अजोव सी में कौन सी नदी खाली होती है? डॉन रिवर। ठीक है, डॉन नदी इसमें खाली होती है। वैसे ही काले सागर में कौन सी नदी खाली होती है? इसको 3D बोलते हैं। ठीक है, डनाइपर, डनूबे और डेनिस्टर, डनाइपर, डनूबे और डेनिस्टर, ये 3 डी हैं जो ब्लैक सी में खाली होती है, और जो बचा हुआ एक चौथा डी है वो आपके सी ऑफ अजोव में खाली होता है। एड्रियाटिक समुद्र में कौन सी जाती है? पो नदी। ठीक है, फिर एल्बे नदी किस में जाती है? आपके नॉर्थ सागर में, है ना, उत्तर सागर में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे देखेंगे माउंटेन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख पर्वतमालाएं कौन सी हैं? तो ये अपन ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे स्कैंडिनेविया की पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, हार्स देख लिया है, जूरा देख लिया है, और अपन ने इसका वो रैंकिंग भी देख लिया ऊपर से नीचे तक में। ठीक है,
इसका मैं कह रही हूँ ना, कोई अंत नहीं है, आप करते चले जाओ, ठीक है, लेकिन अपने को कहीं तो स्टॉप लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्योलेन माउंटेन्स हैं, ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी तो ये देख सकते हो। ये देखो, ये नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन के बीच में एक माउंटेन जाती है जिसको अपन क्योलेन माउंटेन्स बोलते हैं। ये रहा क्योलेन माउंटेन्स, ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं, ओके। फिर कैंटाबेरियन अपने देख लिया था कि ये स्पेन में ऊपरी हिस्से में आती है। पिरेनीज अपन देख चुके हैं, फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर बनाती है। एल्स, एपेनाइन, वोग्स, ये सारा अपन देख चुके हैं, एक बार आप पढ़ लेना। फिर आते हैं यहाँ पे सबसे प्रमुख स्थानीय हवाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है और बहुत इजी भी है। जैसे अपन ने कहाँ पे पढ़ी थी प्रमुख हवाएं, अपन ने चिनूक पढ़ी थी, याद है, अपन ने ब्लिजर्ड पढ़ी थी, नॉर्वेस्टर पढ़ी थी, है ना, ये सारी अपन ने उत्तरी अमेरिका में पढ़ी थी। वैसे अब आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी हवाएं हैं, तो ये अपने को पढ़नी है। जैसे एक तो है मिस्ट्रल, ठीक है। देखो, दो तरीके की हवाएं होती है, एक जो ठंडी होती है, एक जो गर्म होती है। जैसे अपने यहाँ पे क्या होता है, जब गर्मी होती है तो लू चलती है, और जब ठंड होती है तो ठंडी शीतलहर भी बोलते हैं ना इसको। जो अपना उत्तर भारत होता है वहां पे बोलते हैं ना शीत लहर आ रही है, तो वहां पे कोल्ड विंड्स आती हैं। वैसे ही आप देखोगे यूरोप में भी आपकी दो तरीके की हवाएं हैं, एक गर्म हवाएं हैं और एक ठंडी है। जो ठंडी है उसमें अपने को दो नाम याद करने हैं, एक तो है मिस्ट्रल और एक है बोरा, ठीक है। मिस्ट्रल आपका फ्रांस में है, मतलब फ्रांस में कौन रहते हैं, आदमी लोग ऐसे याद कर सकते हो, उसका और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और बोरा आपकी कहाँ पे आती है, वो जो एड्रियाटिक सी था ना उसके आसपास के जो देश थे, इधर के साइड पे इटली था और इधर के साइड पे एड्रियाटिक वाले जो देश थे, बल्कन देश थे, वहां पे रहती है ये, ठीक है। समझ में आ गया। और ऑब्वियसली ये कोल्ड है तो कैसी जनरली होती है, ड्राई होती है, और इस वजह से क्या होता है, स्नोफॉल वगैरह आता है और टेम्परेचर नीचे चला जाता है, ठंड पड़ जाती है, ठीक है। वैसे ही कुछ वार्म विंड्स होती हैं, कुछ गर्म हवाएं होती हैं। जैसे उसमें आपको फोएन का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एल्प्स से बहती है, ठीक है, ये ड्राई होती है, एल्प्स से बहती है। और जैसे वहां पे चिनूक थी ना, जो वहां पे क्या करती है कि स्नो ईटर कहलाती है, वहां पे उसको खा जाती है, जो बर्फ होती है उसको पिघला देती है, इसलिए इसको स्नो ईटर कहते हैं। फोएन भी एक तरीके की चिनूक का ही वर्जन है, इसको भी स्नो ईटर कहते हैं, क्योंकि ये जो जमी हुई बर्फ होती है ना, ये खा जाती है, उसको मेल्ट कर देती है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर वैसे ही सिरोक्को, सिरोक्को बेसिकली कहाँ पे है, इटली में, ठीक है। और ये याद रखना, बेसिकली जैसे ये इटली है, यहाँ से अफ्रीका आ जाता है, तो अफ्रीका में सहारा से ऊपर की तरफ आती है, तो इसलिए अपने साथ बहुत सारा रेगिस्तान का मिट्टी, गर्म हवाएं, ये सारी लेके आती है। तो जब भी सिरोको बहती है तो यहाँ पे बहुत सारा डस्ट स्टॉर्म आता है, ठीक है, आंधी वगैरह आती है, अंधड़ आता है। फिर अगर आप देखोगे एक मिनट, फिर यहाँ पे कुछ कुछ और हवाएं हैं, जैसे लेवांत हवा है, छोड़ सकते हो, ठीक है, ये एक बार देख लेना, अपने ऊपर ऊपर से खुद से पढ़ लेना, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट वाली थी, जिनसे एक्चुअली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा, वो मतलब मैंने बता दी। फिर आप यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि ये न्यूज में कौन कौन से मतलब अगर कोई चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक अजोर्स आइलैंड करके आते हैं। ये बेसिकली क्या है, जैसे ये आपका ना अफ्रीका है, अफ्रीका में इस साइड अगर जाओगे तो एक तो ये कैनेरी आइलैंड आते हैं, जिसके नाम पे कैनेरी करंट पड़ा है, जो समुद्र में करंट होता है पानी का, उसके नाम पे कैनेरी करंट इन आइलैंड्स के नाम पे पड़ा है। और इनसे थोड़ा यूरोप की तरफ जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अजोरे करके एक द्वीप का समूह आता है, ठीक है। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक तो ये यूनेस्को की वो धरोहर है, ठीक है, वो तो है ही। यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनो से बने हुए आपको माउंटेन्स या पर्वत श्रृंखलाएं मिल जाएंगी, ठीक है। और ये याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई समुद्र में अपन ने कोई प्रोटेक्शन एरिया बना रखा है, संरक्षित क्षेत्र बना रखा है, तो वो यहाँ पे है। बहुत अमेजिंग लेवल ऑफ जैव विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। फिर बेल्जियम वही देश है जो न्यूट्रल था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। बेल्जियम ने पहली बार इकोसाइड को एक अपराध माना है। इकोसाइड मतलब क्या होता है, आप जानबूझ के जब अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो जिससे और हानि हो रही है और लोगों की मृत्यु हो रही है, तो ये क्या है, इकोसाइड। तो इकोसाइड को एक अपराध का दर्जा दिया है, ठीक है, ओके। तो ये अपन देख चुके हैं। फिर आएगा अपना मोल्डोवा। मोल्डोवा क्या है, तो मोल्डोवा एक देश हो जाएगा आपका नीचे एड्रिया, ये मतलब इधर की साइड पे आ जाएगा, ईस्ट यूरोप में जो आता है वहाँ पे। और इसने अभी बेसिकली एक अपना संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, सौर गठबंधन, इसको ज्वाइन कर लिया। ये वही गठबंधन है जो फ्रांस और इंडिया ने COP21 जो पेरिस में हुई थी 2015 में, वहाँ पे इसको घोषित किया था, और अब इसको 101 कंट्री से ज़्यादा ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। फिर एक ये झील थी प्रेस्पा झील, कौन सी झील थी, प्रेस्पा झील, ठीक है। तो ये प्रेस्पा झील आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत सारी झील बनाती है जो बल्कन पेनिनसुला का हिस्सा है, ओके। फिर आयरलैंड, आयरलैंड में क्या है, ये उन्होंने वहां पे ना एक अभियान शुरू हुआ है, आवर लिविंग आइलैंड।
आवर लिविंग आइलैंड कैंपेन है। बेसिकली ये क्या है, आइलैंड में ना बहुत सारी ये द्वीप वाली कम्युनिटीज़ हैं, तो उनको बेसिकली अपने द्वीपों को संरक्षित करना है, इंश्योर करना है कि उनका डिस्ट्रक्शन नहीं हो, इसलिए। और आयरलैंड की कैपिटल क्या है, डबलिन। डबलिन में आपको बहुत सारे जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनीज के ऑफिसेज मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाएगा आपका सेंटोरिनी आइलैंड। ये जो सेंटोरिनी सॉरी द्वीप है ये जो सेंटोरिनी द्वीप है, ये याद रखना, आपका जो ग्रीस है ना, ग्रीस ये इटली था, फिर यहाँ पे एड्रियाटिक देश थे, और फिर यहाँ पे नीचे की साइड पे ग्रीस था। ये जो ग्रीस है वहाँ पे आपको सेंटोरिनी आइलैंड देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ये सेंटोरिनी वही है जो आप कई बार इंस्टाग्राम पे रील चलाओगे ना, तो आपको व्हाइट और ब्लू कलर के घर दिखते हैं, ऐसे चढ़ रहे हो, फिर पत्थर पत्थर है, फिर ब्लू और व्हाइट कलर के घर है, और सामने एक गहरा ब्लू कलर का समुंदर है, तो वो सेंटोरिनी द्वीप ही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कैल्डेरा देखने को मिलते हैं, और इन्होंने 2025 में इमरजेंसी आपातकाल घोषित कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ रहे थे, ओके। फिर एक आपको पता है कि जैसे सीन नदी कहाँ पे है, पेरिस या फ्रांस में, वैसे ही आप देखोगे यूके में कौन सी नदी बहती है, थेम्स नदी। कौन सी बहती है, थेम्स। ये जो लंदन है वो कौन सी नदी के ऊपर है, थेम्स नदी के ऊपर है। और ये थेम्स नदी कहाँ पे जाके खाली होती है, नॉर्थ सी में। कहाँ पे जाके खाली होती है, दक्षिणी इंग्लैंड में, ठीक है। नॉर्थ सी जो था ना अपना यूके के इस साइड वाला, इस ये इधर, सॉरी एक मिनट, ये वाला हिस्सा जो था ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ पे था ना नॉर्थ सी, तो वहां पे जाके खाली होती है, ओके। तो इसी के साथ अपना यूरोप खत्म होता है, और अब अपन जो अपना कॉन्टिनेंट्स बचा है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब अपन ऑस्ट्रेलिया शुरू करेंगे।